हेलो दोस्तों, आज आप लोगों के बीच फिर से मैं पार्ट टू लेकर आया हूँ। आज जो पार्ट टू बहुत ही ज़्यादा क्या है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बारे में जो हम लोग पढ़ेंगे इस बार पार्ट टू में, वो रोलेट एक्ट के विरुद्ध के सत्याग्रह के बारे में पढ़ेंगे, खिलाफत आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, असहयोग आंदोलन के बारे में, इन सब के बारे में हम लोग आज क्लियर करेंगे। तो आज का पहला पॉइंट होगा कि रोलेट सत्याग्रह, रोलेट एक्ट के विरुद्ध में सत्याग्रह जो किया गया था, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, या जो दोस्त क्लास 10th में पढ़ रहा है उसको जरूर आप लोग मेरा वीडियो शेयर जरूर किया कर दीजिएगा। ठीक है, जो भी आप लोग के नज़र में पढ़ा उसको जरूर शेयर कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, और जो सुझाव देना होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और जो क्लास 10 का हिस्ट्री पढ़ना चाहता है तो वो जरूर एक लाइन बाय लाइन हम पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ लीजिएगा तो अच्छा लगेगा और बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अब रोलेट एक्ट के बारे में पढ़ते हैं, और एक बार पढ़िए चीज़ों को याद हो जाएगा। एक बार खाली पढ़ते रहिए, सुनते रहिए मेरे बातों को। ठीक है, और हो सके तो आप लोग नोट्स भी बनाइएगा, हम बता देंगे नोट्स का क्या उतारना है आप लोग को। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप लोग दीजिएगा, रोलेट एक्ट के विरुद्ध में सत्याग्रह। ठीक है, अब रोलेट एक्ट को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि क्यों सत्याग्रह शुरू हुआ था रोलेट एक्ट के विरुद्ध। ठीक है, तो पहला पॉइंट दीजिएगा आप लोग, पॉइंट में लिखिएगा रोलेट एक्ट के विरुद्ध में सत्याग्रह। बढ़ती हुई क्रांति घटनाओं एवं असंतोष को दबाने के लिए लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने न्यायाधीश सिडनी रोलेट एक्ट की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति की। समिति ने क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए निरोधात्मक एवं दंडात्मक दोनों प्रकार के विशेष विधेयकों का सुझाव दिया। समिति की अनुशंसा पर क्रांतिकारी एवं अराजकता अधिनियम को 21 मार्च 1919 को केंद्रीय विधानसभा परिषद में पारित किया गया। इसका मतलब रोलेट एक्ट जो है कौन से अधिनियम में पारित किया गया रोलेट एक्ट को, तो इस डेट को आप लोग जरूर याद रखेगा। 21 मार्च 1919 में जो है रोलेट एक्ट पारित किया गया था। ठीक है, विधानसभा परिषद में ये एक्ट पारित किया गया था 21 मार्च 1919 को। ठीक है, उसके बाद इस अधिनियम के अंतर्गत एक विशेष न्यायालय के गठन का प्रावधान था, जिसके निर्णय के विरुद्ध जिस निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती थी। कोई अपील मतलब ये जो एक्ट आया था, तो इसके विरुद्ध में जब ये एक्ट लागू हो जाता तो इसके विरुद्ध में कोई अपील नहीं की जा सकती थी। किसी भी व्यक्ति को अमान्य साक्ष्य और बिना वारंट के भी गिरफ्तार किया जा सकता था। मतलब जैसे रोलेट एक्ट आया था, तो इस एक्ट का क्या मतलब था कि आपको किसी भी में कोई भी, आप गलत है सही है, अगर आपको चाहेगी तो आपको गिरफ्तार पुलिस कर लेगी। बिना आप गुनाहगार है या नहीं उससे कोई मतलब नहीं है, अगर पुलिस चाहेगी तो आपको गिरफ्तार कर सकती है, याद रखिएगा। ठीक है, मतलब पुलिस चाहता तो किसी को भी उठा लेता, उससे कोई मतलब नहीं, जब तक चाहता तब तक उसको जेल में बंद रखता। इसी का ये रोलेट एक्ट का यही मतलब था। ठीक है, तो इसके जब महात्मा गांधी को अभी सब पता चलेगा तो इसके विरुद्ध में सत्याग्रह तो होगा। अब चलिए, महात्मा गांधी, ये इसको जरूर आप लोग कंप्लीट उतार लीजिएगा। किसी भी व्यक्ति को अमान्य साक्ष्य या बिना वारंट, कोई वारंट भी नहीं दिखाया जाएगा, को गिरफ्तार किया जा सकता था। यही रोलेट एक्ट का मतलब है। ठीक है, डेट याद रखिएगा रोलेट एक्ट का। उसके बाद अगला पॉइंट है कि गांधी संरेखी नेताओं ने इस अनुचित स्वतंत्रता का हनन करने वाला तथा व्यक्ति के मूल अधिकारों की हत्या करने वाला बताया। मतलब गांधी जी थे और बाकी जो नेता लोग थे, वो लोग इस एक्ट को बताया कि ये हम लोग के स्वतंत्रता का हनन कर रहा है। स्वतंत्रता का क्या कर रहा है? हनन कर रहा है। हम लोग स्वतंत्र है तो हम लोग को आप लोग तो बांध दीजिएगा, इसीलिए बोला स्वतंत्रता का क्या
हनन कर रहे हैं, ठीक है। मूल अधिकार जो इंसान का, उसका क्या कर रहे हैं आप, हत्या कर रहे हैं। मेरा अधिकार है जो, तो उस अधिकार के लिए हम तो लड़ेंगे। तो यही होता, मूल अधिकार को क्या कर, हत्या करने वाला बताया गांधी जी और बाकी नेता लोग। दोस्तों किसको बताया, हत्या करने वाला, मूल अधिकार को हत्या करने वाला, स्वतंत्र का हनन करने वाला, रोल एक्ट के बारे में बोला गया, ठीक है। उसके बाद है किस रोल एक्ट के विरुद्ध के लिए गांधी जी की अध्यक्षता में एक सत्याग्रह सभा आयोजित की गई। मतलब इस रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध के लिए गांधी, मतलब ये जो एक्ट है उसके विरुद्ध में सत्याग्रह चालू किया गया, और इसका कौन थे, महात्मा गांधी जी थे, ठीक है। और गिरफ्तारी भी दी गई, और उसके बाद गिरफ्तारियां भी दी गई, गिरफ्तार तो होंगे ही, गिरफ्तार कर लिया गया। 6 अप्रैल को, ये डेट जरूर याद रखिएगा, 6 अप्रैल 1919 को देशवासियों हड़ताल आयोजित की गई, ठीक है। इसको जरूर आप लोग याद रखिएगा कि 6 अप्रैल, क्या अप्रैल को, 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल आयोजित की गई। अब क्वेश्चन कैसे आता है, तो क्वेश्चन आता है ये से कि रोलेक्ट एक्ट के विरुद्ध देशव्यापी हड़ताल आयोजित कब किया गया था, तो 6 अप्रैल 1919 को। 21 मार्च 1919 को पारित हुआ, 21 मार्च 1919 को क्या हुआ था, रोल एक्ट पारित हुआ था। लेकिन इसके विरुद्ध में भारतीय नेताओं, गांधी जी थे सब, इसके विरुद्ध में हड़ताल किया गया था, कौन डेट से, 6 अप्रैल 1919 को, ठीक है। ये डेट पूछा जाता है, इस बार भी 24 में जो है सीटेट में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट। कई जगहों पर आंदोलन हिंसात्मक हो गया, मतलब अब आंदोलन होगा, हिंसात्मक होगा, विरोध की अंतिम परिणति 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में हुआ। तो इस डेट को भी आप लोग याद रखिएगा कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को उस कांड हो गया। देखिए 6 अप्रैल को तो क्या हुआ था, इसके विरुद्ध हड़ताल किया गया था, लेकिन उसके कुछ दिन बाद 13 अप्रैल को, 6 अप्रैल को हड़ताल हुआ था, लेकिन 13 अप्रैल के दिन याद रखें 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में हुआ। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919। तो ये डेट भी आप लोग याद रखिएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल को हुआ था। कब हुआ था, 13 अप्रैल को हुआ था। इस डेट को आप लोग जरूर याद रखिएगा, 13 अप्रैल को हुआ था, ठीक है, 1919 में। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि हड़ताल कब से शुरू हुआ, तो 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल को हड़ताल शुरू हुआ था 1919, ठीक है, 6 अप्रैल को। और उसके बाद याद रखिएगा पारित कब हुआ रोल एक्ट, तो 21 मार्च, कब हुआ था, 21 मार्च को हुआ था पारित। कब हुआ था, 21 मार्च 1919 को हुआ था पारित, ठीक है। पारित का डेट याद रखिएगा। उसके बाद हड़ताल कब किया गया, हिंदुस्तानियों के मतलब नेताओं के द्वारा 6 अप्रैल को। जलियांवाला बाग, इसी हड़ताल की वजह से जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आगे कि आगे क्या है, ठीक है। अब उसके बारे में, उस रोल एक्ट के बारे में पढ़ ले कि रोल एक्ट कब आया, उसके बारे में हड़ताल कब किया गया, उस हड़ताल किए तो क्या क्या, वो उसके बारे में पढ़े। अब जो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसका चर्चा आप करते हैं। विश्व युद्ध जनित घटनाओं का प्रभाव पंजाब में विशेष रूप से परिलक्षित होने का कारण वहाँ का जनमानस आंदोलन था, ठीक है। 6 अप्रैल को देशव्यापी हड़ताल के बाद 9 अप्रैल 1919 को दो स्थानीय नेताओं डॉक्टर सत्यापाल एवं किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, इसका भी अब हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ बोला जा रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से 6 अप्रैल को तो हड़ताल स्टार्ट हुआ था, आप लोग को बता गया। लेकिन ये भी याद रखिएगा कि 6 अप्रैल का हड़ताल चल रहा था, लेकिन 9 अप्रैल को क्या हुआ, 1919 को 9 अप्रैल, 6 अप्रैल के बाद 9 अप्रैल 1919 को दो स्थानीय नेता जो थे, उस दोनों स्थानीय नेता का नाम क्या था, तो डॉक्टर सत्यापाल और किचलू, और कौन था, किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। इसको जरूर उतारिएगा, ठीक है।
क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया था 9 अप्रैल को। उसके बाद आगे पढ़ते हैं क्या हुआ। यह दोनों कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के स्वागत समिति के सदस्य भी थे, और स्वागत समिति के क्या थे, ये सदस्य भी थे ये दोनों। इनकी गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को 13 अप्रैल 1919 को इसके विरोध में कब, 13 अप्रैल 1919 को। आगे पढ़ते हैं, आगे पेज निकालेंगे। तो 1919 को जलियांवाला बाग में, जलियांवाला बाग जगह का नाम है, बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई थी। मतलब 13 अप्रैल को क्या हुआ था, जलियांवाला बाग एक स्थान था, वहाँ एक जो 2 नेता को गिरफ्तार किया गया था, तो उसके गिरफ्तार होने के बाद 13 अप्रैल को एक सार्वजनिक सभा बुलाया गया था कि अब हम लोग क्या कदम उठाएंगे। जहां जिला मजिस्ट्रेट जनरल ओ डायर ने बिना किसी चेतावनी के शांतिपूर्वक चल रही सभा पर गोलियां चलाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या कर दी। तो उस समय का याद रखिएगा कि जहां जनरल क्या नाम था, जहां जिला का क्या नाम था, मजिस्ट्रेट जनरल ओ डायर था। क्या था, जनरल ओ डायर के बिना किसी चेतावनी से शांतिपूर्वक सभा में गोलियां चलाकर 1000 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इसको याद रखिएगा जरूर, ठीक है, लिख लीजिएगा। बहुत से लोग घायल हुए। जलियांवाला नरसंहार के बाद पंजाब में मार्शल लॉ लगाकर आतंक का माहौल कायम कर दिया गया। तो उसके बाद जैसे जलियांवाला बाग हुआ तो उसमें कहा मार्शल लॉ लगा दिया गया था कि आतंक का माहौल कायम हो गया था, इसलिए अंग्रेज सरकार मार्शल लॉ लगाया था, कोई भी बाहर निकलेगा दिखाई देगा उसको गोली मार दिया जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद है इस नरसंहार के विरुद्ध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्यागी थी। और ये ऑब्जेक्टिव आता है कि किस जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस चीज की उपाधि त्याग दी थी, तो नाइटहुड की। किसकी, नाइटहुड की। ये याद रखिएगा आप लोग। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष शंकरन नायरे या क्या है, अध्यक्ष थे ये, पूर्व अध्यक्ष थे शंकर नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी से त्याग पत्र दे दिया। अब वायसराय की कारणी काम कर रहा था, वायसराय की जगह था, तो वहां से क्या कर दिया, त्याग पत्र दे दिया, ठीक है, क्या मैं यहाँ काम नहीं करूँगा। उसके बाद गांधी जी ने, अब गांधी जी का भी रोल आया। गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि, किसकी, केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी। तो गांधी जी किसके उपाधि त्यागे थे, केसरे हिंद की। जलियांवाला बाग हत्याकांड राष्ट्रीय आंदोलन में एक नया जान फूंक दी। मतलब ये जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ तो राष्ट्रीय आंदोलन महा पर परचम पर चला गया इसकी वजह से, ठीक है। आगे एक आंदोलन होता है, असहयोग आंदोलन, उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो याद रखेगा कि नाइटहुड की उपाधि कौन त्यागे थे, तो रविन्द्रनाथ टैगोर त्यागे थे। और उसके बाद कार्यकारिणी से वायसराय की कार्यकारिणी से त्याग पत्र दे दिया था कौन, तो शंकर नायर दिए थे। और गांधी जी क्या त्यागे थे, तो केसरे हिंद की उपाधि गांधी जी त्याग दिए थे जलियांवाला बाग हत्याकांड के, ठीक है। याद रखेगा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ होता है, तो ये भी याद रखेगा पंजाब में होता है। कहाँ होता है, पंजाब में होता है, ठीक है। और उसके बाद कहाँ, अमृतसर, पंजाब में भी कहाँ, अमृतसर में, याद रखेगा। और कब हुआ था, कब हुआ था इसको भी याद रखना है कि पंजाब में हुआ था। ये घटना पंजाब के अमृतसर में हुआ था, पंजाब के अमृतसर में हुआ था, याद रखिएगा। और कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और 9 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था कि 2 नेता थे, क्या नाम था, सत्यापाल एवं किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी के विरुद्ध में या इसी के लिए जो है वहाँ के लोग एक सभा बुलाते हैं, क्या बुलाते हैं, सभा बुलाते हैं। इसी सभा को पता चल जाता है, अंग्रेज लोगों को पता चल जाता है कि कोई सभा बुलाया है, तो सभा में गोली चलवा देता है। उस गोली चलवाने का नाम क्या होता है, जनरल ओ डायर।
क्या नाम होता है? जनरल ओ डायर। याद रखिएगा, गोली चलवाता कौन है? जनरल ओ डायर गोली चलवाता, जिसमें 1000 लोगों की मृत्यु हो जाती। ठीक है, तो इसी मृत्यु होने की वजह से ये वहाँ मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है। ठीक है, और रविन्द्रनाथ टैगोर नाइट की उपाधि त्याग देते हैं, और शंकरन नायर किसकी त्याग पत्र दे देते, कार्यकारिणी काम कर रहे थे जो डिपार्टमेंट में। गांधी जी निकेशर हिंद की उपाधि क्या कर देते हैं? त्याग देते हैं। ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में याद रखिएगा ये चीज़, और ये याद रखिएगा जरूर, पंजाब में हुआ था, और 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। पंजाब के कहाँ? अमृतसर में। यहाँ नहीं लिखा हुआ कहीं भी अमृतसर, लेकिन याद रखिएगा अमृतसर में हुआ था। ठीक है, चलिए पॉइंट में लिख लीजिएगा अमृतसर। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट, अगला आ जाते हैं हम लोग खिलाफत आंदोलन। कौन सा आंदोलन? अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं खिलाफत आंदोलन। रोलेक्ट एक्ट पढ़ लिए, जलियांवाला बाग पढ़ लिए, अब आते हैं खिलाफत आंदोलन कि उसी समय जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, इधर खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था। आप लोग को पढ़ाए थे ना प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, 1914 से 1918 तक हुआ था। तो उसके बाद नहीं तुर्की के सरदार के खिलाफ कुछ हुआ था, तो यहाँ के मुसलमान नहीं बोला गया था कि एक आंदोलन स्टार्ट करता, तो यही है खिलाफत आंदोलन। तो अगला टॉपिक आप लोग दीजिएगा खिलाफत आंदोलन। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की की पराजय को फलस्वरूप ओटोमन साम्राज्य को विघटित कर दिया गया था। पढ़ाया गया, तुर्की की पराजय को विघटित कर दिया गया था। तुर्की के सुल्तान को अपने आशेष प्रदेश में भी अपनी सत्ता के प्रयोग से वंचित कर दिया। मतलब वहाँ का जो सुल्तान था, तो उसकी सत्ता से क्या कर दिया? वंचित कर दिया गया, हटा दिया गया था। इस मित्र राष्ट्र द्वारा संयुक्त एवं उच्चयोग के अधीन कर दिया गया था। चूंकि ओटोमन साम्राज्य का शासक तुर्की का सुल्तान इस्लामिक संसार का खलीफा हुआ करता था, तो उस समय जो होता था, तुर्की का जो सुल्तान होता था, वो इस्लामिक संसार का क्या होता था? खलीफा होता था। ठीक है, अतः भारत के मुसलमान को तुर्की के साथ किया जाने वाला दुर्व्यवहार पसंद नहीं था। भारतीय मुसलमान प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किए गए जाने वाले वादा खिलाफी को विश्वासघात के रूप में देखते थे। अतः 1920 के प्रारंभ में भारतीय मुसलमान ने तुर्की के प्रति ब्रिटेन को अपनी नीति बदलने के लिए बाध्य करने हेतु जोरदार आंदोलन प्रारंभ किया, जिसे खिलाफत आंदोलन कहा जाता है। मतलब खिलाफत आंदोलन कर कौन रहे थे? भारतीय मुसलमान कर रहे थे। किसके खिलाफ? तो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कर रहे थे। ठीक है, और इसलिए कर रहे थे कि वहाँ के तुर्की का जो सुल्तान होता था, उसको वंचित कर दिया गया था, और वो भले ब्रिटिश मतलब तुर्की का जो सुल्तान होता था, वह इस्लामिक संसार, वो समय इस्लामिक संसार का समझे खलीफा होता था। इस्लामिक का क्या होता था? खलीफा था, वहाँ चल रहा था। ठीक है, उसको हटा दिया गया था। तो इसके विरुद्ध में मुसलमान लोग, भारतीय मुसलमान जो आंदोलन कर रहे थे, उनको भी अपना सत्ता दिया जाए। ठीक है, यही कारण था, उनके विरोध में कर रहे थे कि जो आप बोले थे उसका विश्वासघात मत कीजिए। ठीक है, तो ये भारतीय मुसलमान कर रहे थे। ठीक है, ये याद रखिए, खिलाफत आंदोलन किसके लिए? तुर्की मुसलमान के लिए, और तुर्की के सुल्तान के लिए। ठीक है, सुल्तान के लिए कर रहे थे, और किसके खिलाफ? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। कब शुरू हुआ? तो 1920 के अंत, 1920 के प्रारंभ में भी ये खिलाफत आंदोलन शुरू हो गया था। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। तो महात्मा गांधी और 20 में क्या चल रहा था? 20 के प्रारंभ में या फिर 19 के लास्ट में कई चल रहा था, खिलाफत आंदोलन शुरू किया था। और उसी समय 19 में भी क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था। आप देखिए क्या होता है। तो महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन दिसंबर 1919 में समर्थन पाकर यह आंदोलन काफ़ी सशक्त हो गया। मतलब महात्मा गांधी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1919 में, कांग्रेस का, तो इसके समर्थन में आंदोलन काफ़ी सशक्त हो गया। नवंबर 1919, देखिए नवंबर में आ गया, नवंबर 1919 में ही महात्मा गांधी खिलाफत भारतीय मतलब अखिल भारतीय खिलाफत
खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष बन चुके थे। अब नवंबर 1919 में महात्मा गांधी अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन का अध्यक्ष बन चुके थे। इसे गांधी जी ने भी हिंदू मुस्लिम एकता के महान अवसर के रूप में देखा, और इसको महात्मा गांधी एक महान अवसर के रूप में देखे कि एक रूप में देखा गया था। खिलाफत आंदोलन ने 3 सूत्री मांग पत्र तैयार किया, मतलब अब खिलाफत आंदोलन चल रहा था, उसमें गांधी जी जाके मिल जाते हैं कि अब हम भी करेंगे मिलकर। तो उसमें 3 मांग रखा था ब्रिटिश से। तो पहला मांग था कि तुर्की के सुल्तान, मतलब खलीफा जो होता था, को पर्याप्त लौकिक अधिकार प्रदान किया जाए ताकि वह इस्लाम की रक्षा कर सके। जो पहले शुरू किया था खिलाफत आंदोलन, यही मांग था उन लोगों का कि सुल्तान को वहाँ खलीफा को पर्याप्त में दिया जाए जो वहाँ, ताकि वहाँ इस्लामिक रक्षा कर सके, यही कारण था। तो इसलिए करा था, पहला मांग ये था, ठीक है। जो महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन स्टार्ट किया ना, खिलाफत आंदोलन, तो इसका एक पहला ये था। दूसरा चीज़ क्या था, अरब प्रदेश को मुस्लिम शासन के अधीन किया जाए। अब अरब प्रदेश जो है अरब प्रदेश जो है उसको मुस्लिम शासन मतलब खलीफा के अधीन कर दिया जाए, ठीक है। उसके बाद खलीफा को मुसलमानों के पवित्र स्थलों का संरक्षण बनाया जाए। जो मुसलमान का पवित्र स्थल था, वहाँ खलीफा को क्या स्थलों का संरक्षक बनाया जाए कि अब वहाँ खलीफा ही उसका संरक्षण करेगा, ठीक है। 17 अक्टूबर 1919 को पूरे भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया। तो इस डेट को भी याद रखिएगा आप लोग कि 17 अक्टूबर 1919 को क्या मनाया गया था, खिलाफत दिवस मनाया गया था। 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को खिलाफत दिवस मनाया गया था। तो आप लोग को खिलाफत आंदोलन के बारे में समझ में आ रहा होगा कि क्या क्या हुआ था, गांधी जी कैसे ज्वाइन हुए, ठीक है, और क्या 3 मांग क्या था, 3 मांग को भी लिखा गया। अब चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। अभी आएगा खिलाफत आंदोलन, जैसे हम लोग खत्म करेंगे तो असहयोग आंदोलन स्टार्ट हो जाएगा इसी के जरिए, ठीक है। उसके बाद इसी बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन सितंबर 1920 में गांधी जी की प्रेरणा से न्यायपूर्ण कार्य के विरुद्ध में 2 प्रस्ताव पारित कर असहयोग आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। देख लिए, असहयोग आंदोलन आ गया ना, असहयोग आंदोलन चलाने का क्या कर दिया गया, निर्णय किया गया। तो याद रखिएगा, यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव बनता है कि असहयोग आंदोलन जो है किस अधिवेशन में, राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था, तो सितंबर 1920 कलकत्ता के अधिवेशन में। अधिवेशन का नाम क्या था, कोलकाता में हुआ था, सितंबर 1920 में हुआ था। उसी में असहयोग आंदोलन क्या किया गया था, निर्णय लिया गया था कि अब हम लोग असहयोग आंदोलन करेंगे, ठीक है, आंदोलन करना पड़ता। प्रथम खिलाफत मुद्दे पर ब्रिटिश सरकार ने दृष्टिकोण एवं द्वितीय पंजाब में निर्दोष लोगों की हत्या करने वाले बर्बर पदाधिकारियों को दंडित करने में सरकार की विफलता, इन्हीं 2 मुद्दों विशेष अधिवेशन में चर्चा की गई। सितंबर 1920 ईस्वी को कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में कोलकाता अधिवेशन के प्रस्ताव की पुष्टि की गई। स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य प्रस्ताव किया गया। इस अधिवेशन में कई रचनात्मक कार्यक्रम तैयार किए गए जिससे कांग्रेस के लक्ष्य प्राप्त को बल मिला। तो 1920 में दिसंबर 1920 में कांग्रेस नागपुर अधिवेशन हुआ और कलकत्ता अधिवेशन के प्रस्ताव की पुष्टि की गई, और उसके बाद स्वशासन की जगह किसका मांग किया गया, स्वराज का मांग किया गया। किसका मांग किया गया, स्वराज का मांग किया गया, ठीक है, याद रखिएगा। 1920 में पुष्टि की गई कि अब ये जो है नागपुर अधिवेशन कोलकाता अधिवेशन किया गया, और उसमें उसी अधिवेशन में बोला गया अब स्वशासन नहीं, अब क्या स्वराज की हम लोग मांग करेंगे, यही प्रस्ताव रखा गया। और रचनात्मक कार्य तैयार, और ये जो लक्ष्य था इसमें क्या मिला, बल मिला, सबका साथ मिला, ठीक है। यही कहानी था हम लोग का, किसके बारे में, खिलाफत आंदोलन के बारे में। छोटा छोटा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट आपको बताया गया उसको आप जरूर उतार लीजिएगा खिलाफत आंदोलन के बारे में। अब जैसे खिलाफत आंदोलन चलता रहता उसी में हम लोग आ जाते किस आंदोलन में, तो असहयोग आंदोलन में। अगला पॉइंट मेरा वही है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे असहयोग आंदोलन के बारे में। किसके बारे में स्टार्ट करेंगे, असहयोग आंदोलन के बारे में स्टार्ट करेंगे।
चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते, इससे भी क्वेश्चन होता है। तो असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था 1920 से 1922 तक चलता है। इसमें भी आप लोग को बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव मिलेगा और आप लोग बस देख लीजिए। तो हम तो डेट यहीं क्लास में ही देखते देखते आप लोग को याद करा देंगे। बस कुछ पॉइंट आप लोग को उतारना पड़ेगा जो बहुत बहुत ही ज़रूरी होता है। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया प्रथम जन आंदोलन था। और सबसे पहला जन आंदोलन कौन सा था? तो याद रखिएगा असहयोग आंदोलन था। ठीक है, अगर पूछा जाए कि प्रथम जन आंदोलन कौन सा है तो असहयोग आंदोलन था। और यही इसका नेतृत्व, मतलब इस किसके नेतृत्व में चल रहा था असहयोग आंदोलन? तो वो हमारे महात्मा गांधी जी की। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि असहयोग आंदोलन किसके नेतृत्व में चल रहा था या प्रारंभ किया गया था? तो महात्मा गांधी जी की। ठीक है, अब असहयोग आंदोलन के मुख्य 3 कारण क्या थे? वह 3 कारण जरूर लिखिएगा आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है सब्जेक्टिव में कि असहयोग आंदोलन होने के 3 कारण थे। तो पहला कारण क्या? पहला कारण है कि खिलाफत का मुद्दा। क्या किसका था? खिलाफत का मुद्दा, वही तुर्की वाला मुद्दा था। उसका दूसरा था पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाई के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना। न्याय प्राप्त करना, वही जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उसके बारे में बोल रहा है, रोल एक्ट के बारे में बोल रहा है, जो भी बोलिए। उसके बाद स्वराज की प्राप्ति करना, और उसके तीसरा मुद्दा था कि अब हम लोग स्वराज मांगेंगे। क्या मांगेंगे? स्वराज की ओर बढ़ रहे थे ये लोग कि हम लोग अब स्वतंत्र स्वराज रहेंगे। ठीक है, तो इसकी मांग थी। ठीक है, ये 3 मुद्दा, 3 कारण आप लोग जरूर याद रखिएगा और उतार भी लीजिएगा। उसके बाद चलिए अब पढ़ते हैं कि इस आंदोलन में 2 तरह के कार्यक्रम को अपनाया गया था। प्रथमतः अंग्रेजी सरकार को कमजोर करने और नैतिक रूप से पराजित करने के लिए विध्वंसात्मक कार्य, जिसके अंतर्गत उपाधियों एवं अवैतनिक पदों का त्याग करना। मतलब जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो आप लोग को बोले थे न कि उपाधियां वापस कर दी गई थी। अवैतनिक पदों पर, जो अंग्रेज के पदों पर कार्य कर रहे थे, वह उस पद को क्या कर दिए थे? त्याग कर दिए थे। ठीक है, सरकारी सरकारी तथा गैर सरकारी समारोहों का बहिष्कार करना। मतलब जो सरकारी था या गैर सरकारी समारोह था, उन सब का क्या करने लगा? बहिष्कार करने लगा इस आंदोलन, जैसे ये आंदोलन शुरू हुआ था। सरकारी स्कूलों एवं कॉलेजों का बहिष्कार करना। अब जो अंग्रेज के द्वारा खोला गया था सरकारी स्कूल कॉलेज, उन सब का भी लोग क्या करने लगे? बहिष्कार करने लगे जब हमारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, तो ये आंदोलन बहुत परचम, बहुत ज़्यादा, मतलब बोल रहा था कि अब भारत को स्वतंत्र मिल जाएगा, भारत अंग्रेज से आज़ाद हो जाएगा। लेकिन देखिए कुछ न कुछ हो जाता है। विधान परिषद के चुनाव का बहिष्कार किया और उसके बाद विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के साथ साथ मेसोपोटामिया में नौकरी से इनकार करना शामिल था। तो ये याद रखिएगा कि असहयोग आंदोलन जब स्टार्ट हुआ तो किस किस चीज़ का भारतीय लोग ने क्या बहिष्कार किया था? तो याद रखिएगा कि पहला उपाधियों को त्याग दिया था, उसके बाद अवैतनिक पदों पर जो कार्य करे तो उसे त्याग दिया, सरकारी तथा गैर सरकारी समारोह का बहिष्कार किया, सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार किया, विधान परिषद के चुनाव का बहिष्कार किया, विदेशी वस्तुओं एवं बहिष्कार के साथ साथ मेसोपोटामिया में नौकरी से इनकार करना शामिल था। तो ये सब चीज़ को त्यागा, बहिष्कार क्या, ये जरूर आप लोग याद रखिएगा, अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, दूसरा क्या था कि रचनात्मक कार्यों के अंतर्गत न्यायालय के स्थान पर पांचों का फैसला मानना, राष्ट्रीय विद्यालय एवं कॉलेज की स्थापना, ताकि सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार करने वाले विद्यार्थी पढ़ाई जारी रख सके, स्वदेशी आंदोलन को अपनाना, मतलब भारतीय चीज़ों को अपनाना, चरखा खादी को लोकप्रिय बनाना। अब चरखा को लोकप्रिय बना के अपने से हम लोग कपड़ा बिनेंगे और उसको पहनेंगे, लेकिन अंग्रेजों का आप कुछ भी हम लोग नहीं पहनेंगे। तिलक
तिलक स्वराज कोष हेतु 1 करोड़ रुपये इकट्ठा करना तथा 20 लाख चरखों को संपूर्ण भारतीयों में वितरण करना शामिल था। तो सबको चरखा 20 लाख लोगों को चरखा मिल जाएगा तो वो लोग खुद से कपड़ा बनाएगा, ठीक है। तब अंग्रेजों का नहीं, मतलब अंग्रेज कुछ चीज़ों को बहिष्कार कर दिया, सिर्फ अपना जो स्वदेशी चीज़ है उसको अपनाना था, ठीक है। कि अपनी सरकारी स्कूल में जाएंगे, अपने न्यायालय स्थानों पर 5 फैसला मानना होगा, जो अपना फैसला करेगा वही होगा। तो स्वदेशी चीज़ को अपनाना, विदेशी चीज़ को लोग क्या कर दिया था, बहिष्कार कर दिया गया था, ठीक है। तो ये सब चीज़ जरूर याद रखिएगा आप लोग असहयोग आंदोलन के बारे में। छोटा छोटा पॉइंट करके लिखिएगा तो याद करना आसान होगा और आसानी से याद भी हो जाएगा। याद रखिएगा 1920 से 1922 में चला था असहयोग आंदोलन। इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, महात्मा गांधी जी कर रहे थे। यह प्रथम जन आंदोलन था, यह प्रथम जन आंदोलन था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आंदोलन का आरंभ कैसे हुआ, असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी के नेतृत्व में जानकारी सन 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। संपूर्ण भारत में असहयोग आंदोलन को अभूतपूर्व सफलता मिली, मतलब पूरे भारत में असहयोग आंदोलन एकदम छा गया था, ठीक है। बहुत अच्छा से सफलता मिला था। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कर एवं छात्रों द्वारा सरकारी स्कूल कॉलेजों में बहिष्कार जारी रहा। मतलब सरकारी स्कूल रहे, कॉलेज रहे, भारत में हर जगह इन सब चीज़ों का विरोध मतलब कपड़ों का, विदेशी कपड़ा उनका भी, सब का ही लोग बहिष्कार कर रहा था। बहुत चरम पे ये आंदोलन चल रहा था। आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय विद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ जैसे शैक्षिक संस्थानों की स्थापना की गई। मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास जैसे बड़े बड़े बैरिस्टरों ने अपनी चलती वकालत को छोड़ आंदोलन में नेतृत्व प्रदान किया। मतलब सोचिए कि ऐसा परचम पर यह आंदोलन था कि मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास जैसे विद्वान शैक्षिक संस्थाओं को मतलब बड़े बड़े बैरिस्टर थे। ये लोग क्या थे, बैरिस्टर थे, मतलब वकालत करते थे। उस वकालत को बताइए, वहाँ से पैसा मिलता था इन लोग को घर चलाने के लिए, और उस वकालत को इस आंदोलन की वजह से क्या क्या ये लोग छोड़ दिया कि नहीं करेंगे वकालत, चलो हम लोग भी क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। और इसमें जाके ये लोग भी अपना हिस्सा दिए। प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत 17 नवंबर 1921 को मुंबई में राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल के साथ किया गया। तो प्रिंस ऑफ वेल्स का स्वागत 17 नवंबर 1921 में किया गया, मुंबई में किया गया था, राष्ट्रव्यापी हड़ताल के साथ किया गया था। उसके बाद है, सरकार ने आंदोलन को गैर कानूनी करार देते हुए लगभग 30,000 आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर लिया। मतलब सरकार जो थी ब्रिटिश की, वह बोला कि यह गैर कानूनी, ये क्या है, यह आंदोलन जो है गैर कानूनी है, इसलिए 30,000 लोग आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में डाल दिया। गिरफ्तारी के विरुद्ध में गांधी जी ने सरकार को सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन की धमकी दी। तो अब जो विरुद्ध गिरफ्तार किया जा रहा था, तो गांधी जी एक और आंदोलन के बारे में की धमकी दे दी। इस सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन की क्या दे दिया गया, धमकी दे दिया। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश, अब यहाँ से याद रखिएगा, बड़ा आंदोलन बहुत ही ज़बरदस्त चल रहा था। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश में, कहाँ, उत्तर प्रदेश में, इसको थोड़ा अलग कलर से हम कर देते हैं, उत्तर प्रदेश, याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला का नाम क्या था, गोरखपुर था, जिला का नाम क्या था, गोरखपुर के चोरा चोरी में राजनीतिक जुलूस पर पुलिस द्वारा फायरिंग के विरुद्ध में भीड़ ने थाना पर हमला करके 5 फरवरी 1922 ईस्वी को 5 फरवरी 1922 ईस्वी को 22 पुलिसकर्मियों की जान ले ली। मतलब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में असहयोग आंदोलन चल रहा था। अब इस पर क्या हुआ, यहीं पास चोरा चोरी का राजनीतिक जुलूस निकला और यह भीड़ जो थी, इसके भीड़ पर पूरा फायरिंग हो गया। पुलिस क्या क्या कर दिया गया, तो फायरिंग कर दिया। इस फायरिंग के विरोध में ये जो है ये लोग जो असहयोग आंदोलन कर रहे थे, ये लोग 22 पुलिस कर्मियों को
जान से मार दिया गया, मतलब बोलिए कि पुलिस थाना को पूरा क्या जला दिया गया था। तो ये कब हुआ था? चोरा चोरी हत्याकांड पूछा जाता है कि चोरा चोरी हत्याकांड कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922, 5 फरवरी 1922 को हुआ था। याद रखिएगा, 5 फरवरी 1922 को हुआ था। चोरा चोरी हत्याकांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को हुआ था। और यहीं पर सब कुछ टूट जाता है। उसके बाद देखिए क्या होता है। अब ये काम हो गया था, लेकिन गांधी जी कैसे थे? अहिंसावादी थे, वो अहिंसा को नहीं मानते थे, वो लड़ाई झगड़ा को नहीं मानते थे। तब देखिए गांधी जी पर तो असर करेगा, बड़ा अच्छा से ये आंदोलन चल रहा था। लेकिन एक कांड हो जाता है, चोरा चोरी हत्याकांड। कब होता है? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में? गोरखपुर जिले में होता है। याद रखिएगा, ऐसे पूछा जाता है चोरा चोरी कांड उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में हुआ था? तो गोरखपुर में हुआ था। कब हुआ था? तो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को। ठीक है। 22 पुलिसकर्मियों को ये आंदोलनकारियों ने जला दिया। क्या कर दिया? जिसकी जान ले ली वही जला दिया गया था। अब देखिए ये काम हो गया तो गांधी जी पर असर करेगा। तो गांधी जी समझ गए कि जनता अभी व्यापक सवर्ण अवज्ञा आंदोलन के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सवर्ण अवज्ञा आंदोलन का धमकी दे दिया था गांधी जी, दे दिए थे। तो इसके लिए वो समझ गए कि ये लोग अभी तैयार नहीं है। फलतः 12 फरवरी 1922 को, 12 फरवरी, इसको डेट को याद रखिएगा, 12 फरवरी 1922 को गांधी जी के निर्णय अनुसार आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। गांधी जी को ब्रिटिश सरकार द्वारा 5 मार्च 1922 ईस्वी में गिरफ्तार कर 6 वर्षों के कारावास की सजा दी गई। तो जब से 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी हत्याकांड होता है, तब उसके बाद 12 फरवरी को, उसी के 5-6 दिन बाद 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन को वापस कर दिया ले लिया जाता है कि अब असहयोग आंदोलन स्थगित हो गया है, अब असहयोग आंदोलन बंद हो जाएगा, नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो यही चोरा चोरी कांड का यही कारण था जो असहयोग आंदोलन क्या हो गया? बंद हो गया। ठीक है। तो कब वापस, ये कैसे क्वेश्चन आता है कि गांधी जी असहयोग आंदोलन को कब वापस ले लिए? तो 12 फरवरी 1922 को। चोरा चोरी हत्याकांड कब हुआ? तो 5 फरवरी 1922 को। ठीक है। कहाँ हुआ? गोरखपुर जिला में। गोरखपुर जिला कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है। क्या हुआ था ये भी बता दिए कि पुलिस फायरिंग किया, उसके विरुद्ध में भीड़ों ने थाना में आग लगा दिया, हमला कर दिया और 22 पुलिसकर्मियों को मार दिया गया, जो गांधी जी को अच्छा नहीं लगा और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया, स्थगित कर दिया। कब? 12 फरवरी 1922। जैसे ही कांड होता है ना, उसके बाद गांधी जी एक घर रूम में बंद हो जाते हैं। 5 दिन तक गांधी जी नहीं निकलते हैं रूम से, और जैसे निकलते हैं तो बोलते हैं कि असहयोग आंदोलन अब स्थगित हो गया, अब कोई आंदोलन नहीं करेगा, यहीं पर रुक जाइए। वही डेट होता है 12 फरवरी 1922 को। ठीक है। उसके बाद गांधी जी को मार्च 1922 में पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता और उसको 6 वर्ष के लिए गिरफ्तार कर लिया, लेकिन 6 वर्ष नहीं रहता, पहले ही गांधी जी छूट जाते, क्योंकि इसका स्वभाव अच्छा होता है जेल में। ठीक है। इसलिए ये छूट जाते हैं। चलिए अगला पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। असहयोग आंदोलन के अचानक स्थगित हो जाने और गांधी जी की गिरफ्तारी के कारण खिलाफत के मुद्दों का भी अंत हो गया। और उसके बाद खिलाफत जो भी मुद्दा था, खिलाफत मुद्दा भी था, तो वो भी क्या हो गया? अंत हो गया। याद रखिएगा, हिंदू मुस्लिम एकता भंग हो गई, मतलब हिंदू मुस्लिम एकता एकदम चरम पर आ गया था, सब भाई भाई। लेकिन ये भी क्या हो गया? भंग हो गया, तथा संपूर्ण भारत में सांप्रदायिकता का बोलबाला हो गया। अब सांप्रदायिकता वाला बात आ गया। ना ही स्वराज की प्राप्ति हुई, ना ही पंजाब के अन्यायों का निवारण हुआ, मतलब पंजाब में हुआ था जलियांवाला, उसका भी निवारण नहीं हुआ। लेकिन इन असफलताओं के बावजूद इस आंदोलन ने महान उपलब्धियां हासिल की, मतलब ये आंदोलन महान उपलब्धि हासिल कर लिया गया था। कांग्रेस एवं गांधी ने संपूर्ण भारतीय जनता का विश्वास जागृत हुआ। अब ये आंदोलन एकदम चरम पर था, तो पूरे भारत में जनता का विश्वास क्या हुआ? जागृत हो गया कि हाँ, हम ब्रिटिश सरकार को हरा सकते हैं, इसके खिलाफ हम लोग खड़ा हो सकते हैं, हम लोग आंदोलन कर सकते हैं अगर चाहे तो। समुच्च देश पहली बार एक साथ आंदोलन हो उठा, मतलब समुच्च देश में पहली बार ऐसा आंदोलन हुआ था, पूरे देश को एक सूत्र में
पिरोने वाली भाषा के रूप में हिंदी को मान्यता मिली तथा चरखा एवं करघा को भी बढ़ावा मिला। चरखा को भी बढ़ा गया था, बढ़ावा मिला, करघा को भी बढ़ावा मिला, हिंदी को भी मान्यता भाषा मिला, ठीक है, के रूप में दिया गया। तो यही था असहयोग आंदोलन। आप लोग जरूर पढ़िए, कमेंट लिखिएगा जरूर, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। इतना अच्छा से लाइन बाय लाइन बस सुन लीजिएगा पूरी बुक को तो याद हो जाएगा, ठीक है, कहानी के रूप में। बस एक आध दो डेट याद रखना, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट आ जाता है सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन, क्योंकि ये भी आंदोलन शुरू होना था, यह भी आंदोलन। उसके बाद अगला टॉपिक का नाम दीजिएगा आप लोग सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन। ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में, यह भी आंदोलन जो गांधी जी के नेतृत्व में स्टार्ट हुआ था, 1930 में शुरू किया गया। मतलब पहला ही याद रखिएगा, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1930 में शुरू हुआ था। कौन सा आंदोलन? सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन को याद रखिएगा, 1930 में शुरू किया गया। सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन सवर्णीय आंदोलन दूसरा ऐसा जन आंदोलन था जिसका सामाजिक आधार काफी विस्तृत, सामाजिक आंदोलन के बारे में बोला, काफी आधार विस्तृत हुआ, बहुत फैला ये भी आंदोलन। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में एक शून्यता की स्थिति पैदा की गई, परंतु इस बीच कुछ ऐसी घटनाक्रम की पुनरावृत्ति हुई जिसने मृतप्राय राष्ट्रवाद को एक नया जीवन प्रदान किया। सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन के कारणों के को निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत समझाया जा सकता है। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं कि सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन कैसे हुआ, क्यों आया, तो उसके कारण को हम लोग आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो पहला कारण क्या है? पहला है साइमन कमीशन। क्या है? साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन से भी आप लोग को क्वेश्चन आता है, याद रखिए। 1919 ईस्वी को एक्ट 1919 की एक्ट को पारित करते समय ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की थी कि 10 वर्ष के पश्चात पुनः इन सुधारों की समीक्षा होगी। मतलब रोलेक्ट एक्ट आया था ना 1919 में, उसी के सुधारक में एक साइमन कमीशन आया था, ठीक है। परंतु समय से पूर्व ही नवंबर 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने इंडियन स्टैच्यूरी कमीशन का गठन किया, जिसने आमतौर पर साइमन कमीशन कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन कब बना? नवंबर 1927 में, नवंबर 1927 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया गया था साइमन कमीशन भी, ठीक है, साइमन कमीशन के बारे में, ठीक। तो इसके बारे में आगे पढ़ते हैं हम लोग। तो अगला है कमीशन कहा जाता था, इसी को क्या कहा गया? साइमन कमीशन कहा गया। यह आयोग 7 सदस्यों का था। मतलब ये जो आयोग साइमन कमीशन बनाया गया था, तो इसमें कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे, जिसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। साइमन कमीशन आयोग तब बना, लेकिन इसमें बताया कि 7 सदस्य जो थे, 7 सदस्य का कमीशन था, जिसमें 7 सदस्य क्या थे? अंग्रेज थे, एक भी भारतीय नहीं थे। उसके बाद है सर जॉन साइमन को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। बताइए, साइमन कमीशन जो आया, तो साइमन कमीशन का अध्यक्ष जो था, तो उस अध्यक्ष का नाम क्या है? सर जॉन साइमन। क्या? सर जॉन साइमन को इसका क्या बनाया गया? अध्यक्ष बनाया गया। इसलिए इस कमीशन का नाम भी रख दिया गया साइमन कमीशन। तो अगर क्वेश्चन आएगा साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन था, तो नाम क्या बताएगा? सर जॉन साइमन था। और साइमन कमीशन कब आया, कब बना, याद है ना? कब बना था? तो डेट यहाँ पास है, नवंबर 1927 में। ये भी, इसको भी याद रखिएगा, नवंबर 1927 में बना था। नवंबर 1927 में क्या हुआ था? बना था, याद रखिएगा, अंग्रेज द्वारा बनाया गया था। अब उसके बाद आ जाते हैं, तो इस कमीशन का उद्देश्य, अब इस कमीशन का उद्देश्य क्या था कि संवैधानिक सुधार के प्रश्न पर विचार करना था। परंतु भारत में साइमन कमीशन के विरुद्ध त्वरित तथा तीव्र प्रतिक्रिया हुई। अब इसके विरुद्ध में जैसे सब सोचा भारतीय लोग उस समय साइमन कमीशन हो रहा, तो इसके विरुद्ध में त्वरित प्रक्रिया, इसके विरुद्ध में लोग खड़ा हो गया। विरुद्ध का मुख्य कारण कमीशन में एक भी भारतीय को नहीं रखा जाना था। अब इसका विरोध इसलिए सब लोग किया कि इसमें एक भी भारतीय नहीं था,
एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए इसका विरोध हो रहा था। भारत के स्वशासन के संबंध में निर्णय विदेशियों द्वारा किया जाना था। अब जो भी निर्णय भारत के द्वारा किया जाएगा यही 7 सदस्य मिलकर करेगा। और 7 सदस्य कहाँ, तो अंग्रेज ब्रिटिश का था। तो अब वो लोग तो ब्रिटिश के बारे में, या फिर बोलिए कि ब्रिटिश के तरफ कोई भी चीज़ करेगा तो ज़्यादा फायदा ब्रिटिश का सोचेगा, भारतीय का तो सोचेगा नहीं। और ये 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचा। देखिए साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा, या भारत पूछे कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा, तो ये डेट को याद रखिएगा, 3 फरवरी 1928। क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइमन कमीशन की स्थापना तो नवंबर 1927, लेकिन साइमन कमीशन भारत कब आया, कहाँ भारत कब आया, तो 3 फरवरी 1928 को, 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचने पर। अब कहाँ पहुंचा था, तो मुंबई पहुंचा था, सीधा मुंबई पहुंचा। पर मुंबई पहुंचे पर साइमन कमीशन का साइमन कमीशन का स्वागत काले झंडों, हड़तालों और प्रदर्शनों से हुआ। अब जैसे साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा, वहीं पर सब झंडा लेके, काला झंडा प्रदर्शन के लिए खड़ा था। प्रदर्शनकारियों ने साइमन वापस जाओ के नारे लगाए। अब यहीं पर साइमन गो बैक का नारा लगा था कि साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ का नारा लगा। याद रखिएगा यहाँ पर से एक चीज़ सबसे अच्छी बात कि ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया, तो 3 फरवरी 1928 को। कहाँ आया था, तो मुंबई जैसे आया तो वहाँ प्रदर्शनकारियों ने नारा लगाया कि साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक। इस प्रकार साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन के तत्कालिक रूप में एक व्यापक राजनीतिक संघर्ष का जन्म दिया, और अब एक बार फिर देश संघर्ष के लिए कमर कस चुका था। तो अब ये सब चीज जो होगा तो आंदोलन तो होना है, आंदोलन क्या होना है, सब कमर कस लिया, सब तैयार हो गया, हम लोग तो अब आंदोलन करेंगे। धीरे धीरे तैयार हो रहा था फिर से कि बड़ा आंदोलन करने के लिए, ठीक है। एक कारण ये था साइमन कमीशन। दूसरा कारण देखिए नेहरू रिपोर्ट। दूसरा क्या है, नेहरू रिपोर्ट है। तो साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड बिरकनहैंड ने भारतीयों को एक ऐसी संविधान के निर्माण की चुनौती दी। मतलब एक सचिव था भारत का कि बिरकनहैंड थे, भारतीय के सचिव थे। मतलब ये क्या बोला कि चुनौती दे दिया, भारतीय लोगों को चुनौती दे दिया कि आप लोग ऐसे संविधान का निर्माण कीजिए, चुनौती कि आप लोग खुद संविधान का निर्माण कीजिए जो सभी दलों एवं गुटों का को मान्य हो। कि आप ऐसा संविधान बना लीजिए जो सब मान जाए, सभी दल मान जाए, सभी गुट भी उस संविधान को क्या ले मान लीजिए। तो यही हुआ, भारत को आप चुनौती दे दिया तो आप तो संविधान का निर्माण करेगा। तो भारत सचिव की चुनौतियों का जवाब देने के लिए कांग्रेस ने फरवरी 1928 में दिल्ली में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में मोतीलाल नेहरू, इस नाम को नहीं भूलिएगा, नेहरू रिपोर्ट आए तो मोतीलाल नेहरू का नाम नहीं भूलिएगा, ठीक है। मोतीलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया। तो साइमन नेहरू रिपोर्ट का अध्यक्ष कौन बना था, तो मोतीलाल नेहरू को बनाया गया। इस समिति ने ब्रिटिश सरकार से डोमिनियन स्टेट की दर्जा की मांग की। तो इस समिति जो समिति बना था, नेहरू रिपोर्ट जो बनाया था, तो इसका अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू था। तो इसमें ब्रिटिश सरकार से किसका मांग किया गया था, डोमिनियन स्टेट, किसका, डोमिनियन स्टेट का मांग किया गया था, ठीक है, कि दर्जा देने की मांग की, हम लोग को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दीजिए, जिससे कांग्रेस का एक वर्ग असहमत था। लेकिन इस डोमिनियन स्टेट की मांग तो हुआ था, लेकिन कांग्रेस का एक वर्ग जो था इससे असहमत था कि नहीं, ये इससे हम सहमत नहीं है। यद्यपि नेहरू रिपोर्ट स्वीकृति नहीं हो सका, लेकिन इसने एक महत्वपूर्ण निर्णय को जन्म दिया। लेकिन भले ही नहीं हो पाया कि नेहरू रिपोर्ट स्वीकृत नहीं हुआ, छोड़ दिया गया, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण निर्णय का क्या हो गया, जन्म दिया गया। सांप्रदायिकता की भावना जो अंदर ही अंदर थी, अब सबके अंदर सांप्रदायिकता का भावना अंदर अंदर जग रहा था, अब अंदर अंदर थी, अब ठीक है, अब
तो यहाँ तक याद रखिएगा। अब आगे अभी करेंगे अगला पेज में, तो ये याद रखिएगा आप लोग। चलिए एक बार हम इस पेज को रिवीजन कर देते हैं। साइमन कमीशन कब आया भारत? तो 3 फरवरी 1928। स्थापित कब हुआ था? 1927 में हुआ था, लेकिन भारत 1928 में आया था, ठीक है। उसके बाद नारा लगाया था साइमन वापस जाओ। दूसरा था नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट ब्रिनकल्ड एक सचिव थे जो भारत को चुनौती दिए थे, जिसके लिए मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बने थे। और इसी में ब्रिटिश सरकार से की नेहरू रिपोर्ट में किसकी मांग की गई थी? तो डोमिनियन स्टेट की दर्जा की मांग किया गया था। किससे? ब्रिटिश सरकार से। लेकिन भारत मतलब कांग्रेस का एक वर्ग था जो इससे असहमत था, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो हम लोग नेक्स्ट पृष्ठ पर आते हैं। तो यहाँ पास लिखा हुआ है कि मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा दोनों ने इसे फैलाने में सहयोग किया। मतलब आंदोलन जो हो रहा था, तो ये मुस्लिम लीग लीजिए या हिंदू महासभा लीजिए, दोनों ने इसको फैलाने का योगदान दिया, सहयोग किया। अतः गांधी जी ने इसे निपटने के लिए स्वर्ण अवज्ञा आंदोलन का कार्यक्रम प्रस्तुत किया, ठीक है। अब चलते हैं आगे, क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट 3 नंबर में कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव। मतलब उस समय विश्वव्यापी था, आर्थिक मंदी का भी प्रभाव पड़ा। तो चलिए इस पॉइंट को हम लोग क्लियर करते हैं कि स्वर्ण अवज्ञा आंदोलन होने से पहले की बात हम लोग कर रहे हैं। 1929 से 1930 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा पड़ा, ठीक है। तो ये जो 1930 से विश्वव्यापी आर्थिक मंदी पड़ा था, तो भारत के अर्थव्यवस्था पर यह बहुत बुरा असर पड़ा इसका। मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि हुई। मूल्य जो थी चीज़ों का, उसका वृद्धि बहुत ज़्यादा हो गया। भारत का निर्यात कम हो गया, लेकिन अंग्रेजों ने भारत से धन का निष्कासन बंद नहीं किया, ठीक है। इन अनेक कारखाने बंद हो गए, अनेक पूंजीपतियों की हालत खराब हो गई। पूंजीपतियों जो थे उनकी हालत खराब हो गई। किसान वर्ग तो पहले से ही गरीब की मार झेल रहे थे। पूरे देश का वातावरण सरकार के खिलाफ थी। उसके बाद उसी समय क्या हुआ था? स्वर्ण अवज्ञा आंदोलन होने से पहले पूरा देश का वातावरण जो था वह सरकार के खिलाफ हो गई। इसी प्रकार स्वर्ण अवज्ञा आंदोलन हेतु उपयुक्त अवसर दिखाई पड़ रहा था, और यही अच्छा अवसर मिल रहा था गांधी जी को कि अब स्वर्ण अवज्ञा आंदोलन को क्या किया जाए? स्टार्ट मतलब शुरू कर किया जाए, ठीक है। ये आंदोलन भी शुरू कर दिया जाए। तो यही 3 तरीका था, और भी आगे हम लोग पढ़ते हैं। इन सब में ज़्यादा याद नहीं रखना, बस ये पॉइंट याद रखना कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का भी प्रभाव था उस समय, ठीक है। स्वर्ण अवज्ञा आंदोलन होने से पड़े, इसका फायदा महात्मा गांधी को दिखाई दिया कि अब पूरा देश सरकार के खिलाफ है, तो स्वर्ण अवज्ञा आंदोलन को क्या किया जाए? शुरू किया जाए। चौथा बात आ जाती है समाजवाद का बड़ा प्रभाव। समाजवाद का बड़ा प्रभाव, जब आप लोग देखिए नोट्स बनाइएगा तो इतना को अगर नहीं लिखिएगा, कम से कम ये कारण, लाल वाला कारण जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बातों को आप लोग को याद रखना है। इनके बातों को बस याद रखना, थोड़ा समझे रहिएगा तो आसान हो जाएगा। तो नोट्स बनाएगा सिर्फ लाल वाला कारण लिखते, इतना लिखने के लिए ज़रूरत नहीं है, बस चीज़ों को समझे रहिए। समाजवाद का भी एक क्या था? प्रभाव पड़ा था, ठीक है। स्वर्ण अवज्ञा आंदोलन होने से पहले स्वर्ण अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाए तो इसका भी प्रभाव पड़ा था, समाजवाद का प्रभाव पड़ा। इस समय मैक्सवाद एवं समाजवादी विचार तेज से फैल रहे थे। कांग्रेस संगठन के अंदर भी दबाव महसूस किया जा रहा था। इस दबाव की अभिव्यक्ति कांग्रेस के अंदर वामपंथ के उदय के रूप में हुआ। इस नई प्रवृत्ति के नेता जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस थे। मतलब इस जो समाजवाद को बढ़ावा मिला था उसका नेता कौन था? जवाहरलाल नेहरू थे और सुभाष चंद्र बोस थे। अतः वामपंथी दबाव को संतुलित करने हेतु तो आंदोलन को नए कार्यक्रम की आवश्यकता थी, ठीक है। आंदोलन कीजिएगा तो नया कार्यक्रम की क्या थी? आवश्यकता थी। तो ये भी एक क्या था? प्रभाव था। उसके बाद अगला आ जाता है 5वां कारण कि क्रांतिकारी आंदोलन का उभार। अब क्रांतिकारी आंदोलन का उभार कैसे आया? इस समय भारत की स्थितियां विस्फोटक थी, ठीक है। स्थिति देख ही रहे थे कितना कारण था, तो विस्फोटक चल रही थी। मेरठ षड्यंत्र केस और लाहौर षड्यंत्र केस ने सरकार विरुद्ध विचारधारा को उग्र बना दिया था। मतलब इसी समय 2 केस हुआ था, उस केस का नाम है क्या? मेरठ षड्यंत्र केस, ठीक है। और दूसरा है लाहौर षड्यंत्र केस हुआ था। सरकार ने
के विचारधारा को क्या बना दिया, उग्र बना दिया था, ये दोनों केस मिलके। ठीक है, तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद अगला पृष्ठ पर जाएंगे। ठीक, तो इस वाले जो घिरा हुआ उसको भी पढ़ना अच्छा लगता है, उसको पढ़ लिया कीजिए, उसमें से भी क्वेश्चन आता है। स्वतंत्रता घोषणा के कुछ महत्वपूर्ण अंश प्रकार थे। हम भारतीय प्रजनन भी उन राष्ट्रों की भांति अपना जन्म सिद्ध अधिकार मानते हैं। बिल्कुल है कि हम स्वतंत्र होकर रहे। यह हम भी मानते हैं कि यदि कोई सरकार अधिकार छीन लेती है और प्रजा को सताती है तो प्रजा को उस सरकार के को बदल देने या मिटा देने का भी अधिकार है। भारत की अंग्रेजी सरकार ने भारत वासियों का उपकरण ही नहीं किया, बल्कि उसका आधार भी गरीबों के रक्त शोषण पर है, और उसने आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भारत का नाश कर दिया। अतः हमारा विश्वास यह भारत है कि भारत को अंग्रेज से संबंध विच्छेद कर लेनी चाहिए। जिस शासन ने हमारे देश का इस प्रकार का सर्वनाश किया है, उसके अधीन रहना हमारे राज्य में मनुष्य और भगवान दोनों के प्रति अपराध है। किंतु हम यह भी मानते हैं कि हमें हिंसा के द्वारा स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। इसलिए इसलिए ब्रिटिश सरकार से यह यथासंभव और स्वेच्छापूर्ण किसी भी सरकार का सहयोग न करने की तैयारी करेंगे और सवर्ण अवज्ञा आंदोलन क्रमबंदी तक के समाज जाएंगे। ठीक है, तो ये कारण था, मतलब एक पत्र लिख के समझिए, लिख के दिया हुआ था। ठीक है, उसके बाद हम लोग अगला पृष्ठ पर चलते हैं। तो नेक्स्ट पृष्ठ ये है कि क्रांतिवादी राष्ट्रवाद, जो इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे यहाँ पास, जिसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे कि विचारधारा, दो केस हुआ था, एक मेरठ षड्यंत्र केस हुआ था, एक लाहौर षड्यंत्र केस हुआ था। ठीक है, इसमें उग्र हो गया था कुछ नेता लोग। तो राष्ट्रीय क्रांतिवादी की राष्ट्रीय क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की गतिविधियों एक बार फिर उभरी, और फिर से राष्ट्रीय क्रांतिवादी वाली बात क्या हुई, नेता लोग के अंदर उभर गया। ठीक है, अप्रैल 1930 में चटगांव में सरकारी शस्त्रागार पर क्रांतियों ने योजनाबद्ध ढंग से एक छापा मारा, जिसका नेतृत्व सूर्य सेन कर रहे थे। इसका उपनाम मास्टर दा था। इसका उपनाम क्या था, मास्टर सूर्य सेन का उपनाम क्या था, मास्टर दा। तो याद रखिएगा एक डेट, ये तो उतना नहीं पूछता, लेकिन याद रखिएगा अप्रैल 1930 में चटगांव में सरकारी किस शस्त्रागार पर क्या कर दिया था, ये लोग योजनाबद्ध ढंग से छापा मार दिया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अगला पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं 6 नंबर में। तो 6 नंबर भी है पूर्ण स्वराज की मांग। अब उसी समय पूर्ण स्वराज की मांग का भी ऐलान हो गया था, ऐलान कर दिया था नेता लोग। तो इसको छठा पॉइंट में लिखिएगा। हम पहले बता दिए पूरा को ये सब चीज़ याद नहीं रखना है, बस लाल वाला पॉइंट याद रखिएगा, जो डेट बोलेंगे उस डेट को बस याद रखना। अब पूर्ण स्वराज की मांग, यही से क्वेश्चन बहुत पूछता है। ठीक है, कि दिसंबर 1929 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। अब दिसंबर 1929 में, इसको उतार लीजिएगा, बहुत अच्छा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत पूछता है ये क्वेश्चन, कि दिसंबर 1929 में कांग्रेस का एक वार्षिक अधिवेशन होता है, जो लाहौर में होता है। कहाँ होता है, लाहौर में होता है, और उसकी अध्यक्षता जो करते हैं जवाहरलाल नेहरू करते हैं। उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, जवाहरलाल नेहरू करते हैं। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी, तो 1929 में किया गया था। पूर्ण स्वराज की मांग किस नेता के द्वारा किया गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था, लाहौर में हुआ था। इस तरीका से ऑब्जेक्टिव बनता है। अब आगे पढ़ते हैं। 31 दिसंबर 1929 को की मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर, यही याद रखिएगा, रावी नदी के तट पर नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया था। तो कब फहराया था तिरंगा झंडा, ये भी क्वेश्चन आता है। नेहरू ने तिरंगा झंडा कब फहराया था, 31 दिसंबर 1929 के मध्य रात्रि के रावी नदी, कौन सी नदी के पास, रावी नदी के तट पर नेहरू ने तिरंगा झंडा फहराया तथा स्वतंत्रता की घोषणा का प्रस्ताव पढ़ा। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। इस प्रकार पूरे देश में उत्साह की एक लहर जागृत हो गई। मतलब कि ये भी याद रखिएगा आप लोग, ये डेट भी, कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। इसलिए आप लोग देखते हैं कि 26 जनवरी हम लोग मनाते थे, इसी के कारण, यही कारण है जो हम लोग 26 जनवरी मनाते हैं। नहीं तो 26 जनवरी 15 अगस्त को हम लोग आज़ाद हुए,
तो 15 अगस्त और 26 जनवरी का मान खत्म हो जाता है, इसलिए बोला गया कि अब 26 जनवरी को हम लोग क्या स्वतंत्रता दिवस मना देंगे, यही कारण था। तो यह याद रखिएगा, यहाँ पास यहाँ इसमें दो ऑब्जेक्टिव है। पहला, पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में किया गया था। लाहौर में अधिवेशन हुआ था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्षता किया गया था, ठीक है। और 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात में रावी नदी के तट पर नेहरू ने क्या तिरंगा फहराया था, ठीक है। इसी को 26 जनवरी 1930 को पूर्व स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा कर भी दी गई। इसको आप लोग याद रखिएगा। गांधी का समझौता, गांधी समझौतावादी रुख। अब गांधी समझौतावादी रुख क्या है, इसको भी देख लिया। आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व गांधी जी ने वायसराय इरविन के समक्ष अपनी 11 सूत्रीय मांग को रखा और सरकार द्वारा इसे पूरे किया जाने की स्थिति में प्रस्तावित आंदोलन को स्थगित करने की बात कही। तो मतलब बात करने के बाद गांधी जी 7 चीज मांगे थे, परंतु इरविन ने मांग को मानना तो अलग, गांधी जी से मिलने से भी इनकार कर दिया। तो गांधी जी से मिलने की इनकार किया, बस आप सोचा कि अब तो सब होना चाहिए आंदोलन, यही कारण था, ये सब कारण है आंदोलन होने का। इसी बीच सरकार का दमन चक्र भी तेजी से चल रहा था, अतः बाध्य होकर गांधी ने अपना आंदोलन दांडी मार्च से आरंभ करने का निश्चय किया। तो सामान्य अवज्ञा आंदोलन शुरू होने से पहले क्या किया गया था, तो ये याद रखिए, ये भी क्वेश्चन होता है। दांडी मार्च किया गया था गांधी जी के द्वारा, क्या दांडी मार्च करने के बाद सामान्य अवज्ञा आंदोलन क्या हो गया, चालू हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं, इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको आप लोग उतार लीजिएगा, और ज़्यादातर ये लास्ट ये गांधी समझौता, ये पूर्ण स्वराज सब में उतारिएगा, लाल पॉइंट वाला, इससे सब नहीं उतारना है। और बस बातों को क्या करना, याद रखना, ये सब जहाँ ऑब्जेक्टिव बनता है उसको जरूर आप लोग उतार लीजिएगा, ठीक है। नोट्स बीच बीच में लिख लीजिएगा। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, और दांडी यात्रा का डेट भी पूछा जाता है, याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि दांडी यात्रा जो है कब से शुरू हुआ था, तो 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक। 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक ये दांडी यात्रा चला था। उसके बाद जैसे पहुंचते गांधी जी वहाँ, तो उसके बाद दांडी मतलब नमक कानून को तोड़कर और सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट कर देते हैं। चलिए इसी चीज को हम लोग अच्छा से आप पढ़ते हैं। तो गांधी ने सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से की। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है, दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था, तो शुरुआत हुआ था दांडी यात्रा से। कौन यात्रा से, दांडी यात्रा से। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी समुद्र तट तक गांधी जी ने ऐतिहासिक यात्रा शुरू की। ये भी क्वेश्चन आता है कि कब से दांडी यात्रा स्टार्ट हुआ था, तो 12 मार्च 1930 से। कहाँ से हुआ था, तो साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। और जब शुरू में चले थे तो कितने अनुयायी उनके साथ थे, तो 78 अनुयायी उनके साथ थे, इसको याद रखेगा, ठीक है। उसके बाद गांधी जी ऐतिहासिक शुरू कर दी, ये दांडी यात्रा पैदल ही चले थे, और ये जो पैदल चले थे, तो इसके बाद है 24 दिनों में 250 किलोमीटर की पद यात्रा के पश्चात। तो कितना किलोमीटर चले थे पैदल, 24 दिन चले थे, कितना किलोमीटर, तो 250 किलोमीटर की तय की पद यात्रा शुरू हुई। 5 अप्रैल को वह दांडी पहुंचते हैं, 5 अप्रैल को वह दांडी पहुंचते हैं, मतलब 12 मार्च को चले थे और 5 अप्रैल को दांडी वह पहुंच जाते हैं, तथा 6 अप्रैल को समुद्र के पानी से, मतलब 5 अप्रैल को पहुंचते होंगे तो आराम करते होंगे और क्या एक दिन। उसके बाद 6 अप्रैल को समुद्र के पानी से नमक बनाकर कानून का उल्लंघन किया। तो ये भी क्वेश्चन अब कैसे पूछेगा कि गांधी जी दांडी कब पहुंचे थे, तो 5 अप्रैल को, और 6 अप्रैल को याद रखेगा नमक कानून को का उल्लंघन किया गया। तो अब इससे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा कितने अप्रैल को जो है दांडी इसका नमक कानून का उल्लंघन किया गया था, तोड़ा गया था, तो 6 अप्रैल को। पहुंचते तो है 5 अप्रैल को, लेकिन टूटता कब है, 6 अप्रैल को, ठीक है, ठीक है। उसके बाद किया, और आंदोलन का कार्यक्रम इस प्रकार था, जैसे दांडी यात्रा तो नमक का उल्लंघन होता है, उसके बाद सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। तो इसका कार्यक्रम इस प्रकार था, इस कार्यक्रम को पॉइंट वाइज लिख लीजिएगा। तो पहला पॉइंट अगर हम लोग देखेंगे, तो पहला पॉइंट है हर जगह नमक कानून का उल्लंघन किया जाना। ये पहला पॉइंट यही था कि अब जहाँ जहाँ नमक बनता हुआ हर जगह नमक कानून का आप लोग क्या कीजिए, उल्लंघन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पास फिर से हम इस पेज को रिवाइज कर देते हैं आप लोग के लिए कि दांडी यात्रा कब से शुरू हुआ था, 12 मार्च से शुरू हुआ था,
और 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ था। कब हुआ था? 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ था। और यह कहाँ से चालू हुआ था? साबरमती आश्रम से। और 78 अनुयायी के साथ ये लोग चले थे। बाद में बहुत आदमी लग जाता है इसके पीछे, मतलब भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। साथ ही दांडी समुद्र तट गांधी जी ऐतिहासिक यात्रा शुरू की। और यह कितने दिनों का हुआ था? 24 दिन तक। कितना दिन तक गांधी जी चले थे? 24 दिन तक 250 किलोमीटर की दूरी तय किए थे। ये पद यात्रा 5 अप्रैल को गांधी जी पहुंचते हैं दांडी। दांडी कब पहुंचते हैं? तो 5 अप्रैल को पहुंचते हैं। उसके 6 अप्रैल को समुद्र के पानी का नमक बनाकर वो नमक कानून का क्या कर देते हैं? उल्लंघन कर देते हैं। उसके बाद इस कार्यक्रम में क्या क्या नाम था? तो हर जगह नमक कानून को क्या किया जाए? उल्लंघन किया जाए। ठीक है, चलिए अगले पृष्ठ पर हम लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट पृष्ठ दूसरा पॉइंट इसका है कि छात्रों स्कूल एवं कॉलेज का बहिष्कार करना। मतलब जितने भी छात्र हैं और जो अंग्रेजी स्कूल में पढ़ते हैं उन सबका क्या करना? बहिष्कार करना। दूसरा क्या था कि विदेशी कपड़ों को जलाया जाना। जो विदेशी कपड़ा उनको भी क्या कर दिया जाए? आप लोग जला दीजिए, स्वदेशी चीज़ को अपनाइए। उसका चौथा था सरकार को कोई कर नहीं अदा किया जाना चाहिए। अब सरकार को कोई भी कर नहीं देगा, ये इसका भी उल्लंघन करना है। पांचवा था औरतों को शराब की दुकान के आगे धरना देना चाहिए। अब औरत जितनी भी शराब है, अंग्रेजी शराब है, उनके आगे क्या देना चाहिए? धरना देना चाहिए। और पांचवा छठा कारण ये है वकील अदालत छोड़ दे। जो भी वकील थे वो अदालत को छोड़ दे तथा सरकारी कर्मचारी पद त्याग कर दे। और जो भी सरकारी कर्मचारी है वो पद का क्या कर दे? त्याग कर दे। ठीक है, उसके बाद है हर जगह में लोग चरखा कातें और सूत बनाए। मतलब चरखा से काम कीजिए, सूत बनाइए और कपड़ा पहनिए, वही पहनिए। ठीक है, लेकिन विदेशी कपड़ा को क्या कीजिए? बहिष्कार कीजिए। इन सभी कार्यक्रम में सत्य एवं अहिंसा को सर्वोपरि रखा जाए तथा अहिंसा को, गांधी जी है तो अहिंसा की को बढ़ावा मिलेगा, हिंसा को नहीं। मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना तथा पूर्ण स्वराज की प्राप्ति हो सकती है। यही इतना कारण था। 8 कारण को याद रखिएगा आप लोग कि दांडी यात्रा जब शुरू हुआ था, मतलब सामान्य आंदोलन, तो इतना चीज कार्यक्रम किया गया था। ठीक है, इसको जरूर आप लोग याद रखेगा। हो सकता है कि आ जाए आप लोगों को लिखने के लिए। उसके बाद हम लोग आगे की और बात करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट मेरा ये है कि नमक सत्याग्रह का प्रसार। नमक सत्याग्रह का प्रसार, नमक सत्याग्रह का प्रसार आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि क्या होता है नहीं है। एक बार जब गांधी जी ने दांडी नमक कानून तोड़कर इसकी रस्म पूरी कर दी तो नमक कानून तोड़ने का सत्याग्रह पूरे देश में प्रारंभ हो गया। तमिलनाडु में तंजौर के समुद्री तट पर सी राजागोपालाचारी त्रिचनापल्ली, ठीक है, सी राजागोपालाचारी ने वेदराने तक की नमक यात्रा की। तो तमिलनाडु में कौन नेता नमक कानून का उल्लंघन किए थे? तो सी राजागोपालाचार्य। ठीक है, उसके बाद मालबार में के केलपन ने कालीकट से पंथनूर की नमक यात्रा की। तो मालाबार में कौन यात्रा किया था? केलपन ने किया था। उसके बाद पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खान। पेशावर में कौन? पेशावर अभी पाकिस्तान में। तो पेशावर में कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान ने सामाजिक एवं राजनीतिक सुधारों ने पठानों में राजनीतिक चेतना प्रसार किया। इन्हें बादशाह खान समय या सीमांत गांधी के नाम से याद रखिएगा कि ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सीमांत गांधी को किसको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। खान अब्दुल गफ्फार खान को, या बादशाह खान भी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। या सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। ये ऑब्जेक्टिव बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भी जाना जाता था ज़्यादा। उन्होंने खुदाई खिदमतगार, देखिए खुदाई खिदमतगार नमक स्वयंसेवी संगठन की स्थापना की। इसे लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता था। अब इसे लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता था। खुदाई खिदमतगार कौन शुरू किए थे? किसने स्थापना की थी खुदाई खिदमतगार की? तो याद रखिएगा खान अब्दुल गफ्फार खान। अगर बताइए ये सब चीज़ नहीं लिखा होगा, बाय चांस आ गया कि खुदाई खिदमतगार का स्थापना किसने किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। लाल कुर्ती किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। ठीक है, इसको जरूर आप लोग याद रखिएगा। लाल कुर्ती का संबंध किससे है? खान अब्दुल गफ्फार खान से है, खुदाई खिदमतगार से है।
ठीक है। तो यही पूरा पढ़िएगा पेज को तो बड़ा अच्छी अच्छी चीज़ मिलेगा। आप देखिए कितनी अच्छी चीज़ आप लोग को मिल गई। उसके बाद शोलापुर में गांधी जी की गिरफ्तारी के विरुद्ध में प्रारंभ हुए आंदोलन ने भयंकर विद्रोह के रूप में धारण कर लिया। यह हड़ताल में हजारों मील मजदूरों ने भाग लिया शोलापुर में। अब उसके बाद है नमक सत्याग्रह में सबसे तीव्र प्रक्रिया धरासन में हुई। यह यहाँ सरोजनी नायडू इमाम साहब आदि के नेतृत्व में आंदोलन शुरू हुआ, जिस दौरान व्यापक दमन का सहारा लिया गया। कहाँ पास याद रखिएगा, त्रि नमक सत्याग्रह का सबसे तीव्र धरासन में, कहाँ धरासन में कौन, सरोजिनी नायडू और इमाम साहब, याद रखिए ये दोनों ने नमक कानून का नेतृत्व किया था। उसके बाद है बंगाल में चौकीदारी एवं यूनियन बोर्ड विरोधी आंदोलन चलाया गया। बंगाल में कौन सा आंदोलन चलाया गया, सवर्णीय आंदोलन के दौरान या दांडी यात्रा के बाद, तो चौकीदारी एवं यूनियन बोर्ड विरोधी आंदोलन। उसके बाद है गुजरात का भी याद रखिए, गुजरात के विभिन्न ताल्लुकों में कर बंदी का आंदोलन प्रारंभ हुआ। कर बंदी का आंदोलन क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। असम में खुकियात मतलब कनिंघम सर्कुलर के विरुद्ध में छात्र ने एक सशक्तिहीन चलाया गया था। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, तो इस पेज में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ आप लोगों को मिला, उतार लीजिएगा आप लोग अच्छा से और याद जरूर रखिएगा। ठीक है, ठीक है। तो इसमें आप लोग जो हम बताए हैं उस टाइप से आप लोग छोटा छोटा पॉइंट करके उतार लेना आप लोगों को, कि ये ऐसा ज़्यादा बड़ा नहीं लगे, छोटा करके उतार लेना। जैसे पेशावर से करिएगा तो खान अब्दुल गफ्फार खान को खान अब्दुल गफ्फार में क्लाइन खींचेगा, इसी को बादशाह खां या सीमांत गांधी कहा जाता है। खुदाई खिदमतगार का स्थापना किया था खान अब्दुल गफ्फार खान, लाल कुर्ती भी कहा जाता है। उसके बाद और भी याद रखिएगा, तमिलनाडु से कौन दांडी यात्रा शुरू की थी, सी राजा गोपालचारी किए थे। बंगाल में चौकीदारी यूनियन बोर्ड का विरोध आंदोलन शुरू हुआ तो उसी समय। तो ये सब क्वेश्चन आप लोग जरूर लिखिएगा। और हम लोग अब आगे की ओर बढ़ते हैं। पेज लाइन बाय लाइन पढ़िएगा तो उसमें बहुत अच्छा आप लोग को फायदा मिलेगा। मणिपुर और नागालैंड की बात करें तो रानी गैडिन लियू ने प्रशासनीय नेतृत्व का प्रदान किया था। उस समय मणिपुर और नागालैंड में भी आंदोलन शुरू कर दिया गया था, तो किसके नेतृत्व में, तो रानी गैडिन लियू ने प्रशासनीय नेतृत्व का प्रदान किया। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग चलते हैं, हम लोग भाई बिहार के हैं तो बिहार आंदोलन भी अगला टॉपिक हम लोग का होगा। तो बिहार आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। बिहार आंदोलन का प्रसार, बिहार आंदोलन में कैसे प्रसार हुआ उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हो सकता है बिहार है तो बिहार से क्वेश्चन आ जाए। बिहार में समुद्री तट नहीं होने के कारण चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ हुआ। अब बिहार में तो समुद्री तट है नहीं, तो कौन सा आंदोलन शुरू हुआ, पूछा जा सकता है, सवर्णीय आंदोलन या फिर दांडी यात्रा खत्म होने के दांडी यात्रा के समय बिहार में कौन सा आंदोलन चला था, चौकीदारी कर के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ हुआ। सिवान जिले में चौकीदारी कर विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व गंगा प्रसाद राव ने किया। कौन किए थे, कहां से, सिवान जिले में। इस चौकीदारी कर विरुद्ध का आंदोलन कौन शुरू किए, किसके नेतृत्व में हुआ, तो क्या नाम है, गंगा प्रसाद राय ने किया। उसके बाद अगला है, बाद के दिनों में यह आंदोलन गया पहुंच गया, भागलपुर भी पहुंच गया, मुंगेर भी पहुंच गया, बाढ़ भी पहुंच गया, मोकामा भी चला गया, बढ़िया भी चला गया, बेगूसराय आदि क्षेत्रों में फैल गया। अब ये जो आंदोलन स्टार्ट हुआ था चौकीदारी कर आंदोलन, तो ये कहाँ कहाँ चला गया में चला गया, भागलपुर में चला गया, मुंगेर में चला गया, मोकामा में चला गया, बढ़ियाल, बेगूसराय, सब जगह क्या हो गया, यह आंदोलन बिहार में फैल गया। उसके बाद सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जिले के कैदियों ने विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया तथा, याद रखिएगा यहाँ से भी एक पॉइंट, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में किन लोगों ने विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया, तो सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन के छपरा जेल के कैदियों, छपरा में जो जेल में जो कैदी रहते थे वह विदेशी वस्त्र पहनने से क्या कर दिए, इनकार कर दिए। नंगी हड़ताल, ओहो, नंगी हड़ताल का आयोजन किया गया। तो इसी समय सवर्णीय मतलब कहाँ, छपरा में ही नंगी हड़ताल आयोजन
किया गया। तो अगर क्वेश्चन पूछे बिहार में नंगी हड़ताल का आयोजन कहाँ हुआ था, तो छपरा जेल में हुआ था। याद रखिएगा, यह आंदोलन किस समय चल रहा था, जब सवर्ण अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। याद रखिएगा, ठीक है, के दौरान में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार में पटना जिले की स्त्रियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। याद रखिएगा, ये भी अच्छा पॉइंट है। पटना की स्त्री विदेशी वस्त्र के बहिष्कार के लिए, विदेशी वस्त्र के बहिष्कार के लिए पटना जिला की स्त्रियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था कि विदेशी वस्त्र को क्या किया जाए, बहिष्कार किया जाए। इसका नेतृत्व श्रीमती हसन इमाम ने की। श्रीमती हसन इमाम पटना में नेतृत्व की, जिसे विंध्यवासिनी देवी ने आगे बढ़ाया। और उसके बाद श्रीमती हसन इमाम के बाद कौन आगे बढ़ाया, विंध्यवासिनी देवी ने इसको आगे बढ़ाया। गया में चंद्रवर्ती देवी ने चौकीदार करके विरुद्ध में आंदोलन किया। और ये भी पॉइंट याद रखिए, गया में कौन किया, चंद्रवर्ती देवी। नाम सबका याद रखना, नाम पूछा जाता। चंद्रवर्ती देवी ने चौकीदारी करके विरुद्ध आंदोलन शुरू किया। तो इसमें बहुत अच्छी अच्छी बात आप लोग को पता चला होगा। और ऑब्जेक्टिव की नज़र से भी, या फिर बिहार आंदोलन, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन के समय बिहार आंदोलन कैसे प्रसार में आया, तो उसको आप लोग लिख सकते हैं कि चौकीदारी करके विरुद्ध आंदोलन शुरू कौन किया था। याद रखिएगा, आंदोलन प्रारंभ हुआ और कौन किया था, सीवान जिला किया था। और चौकीदारी के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व, मतलब सीवान में कौन नेतृत्व किया था, गंगा प्रसाद। तो इसको आप लोग को क्या करना, याद रखना। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ भी, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन के समय छपरा जिले के कैदियों ने विदेशी वस्त्र का क्या इनकार किया था, और यही हुआ था नंगी हड़ताल का आयोजन। ठीक है, उसके बाद विदेशी वस्त्र पटना में भी इसका आंदोलन, ये भी शुरू हुआ था पटना में भी। इसको याद रखिएगा, पटना में भी हुआ था। तो पटना में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया गया था। इसका नेतृत्व कौन किए थे, तो श्रीमती हसन इमाम। और श्रीमती हसन इमाम के बाद दिए थे विंध्यवासिनी देवी। ठीक है, गया की बात कीजिए तो गया में चंद्रा देवी ने नेतृत्व किया था चौकीदार कर आंदोलन के विरुद्ध। ठीक है, इसको उतार दीजिएगा छोटा छोटा पॉइंट करके कि आप लोग को फायदा पहुंचे। ठीक, चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट पेज में चलते हैं। उसके बाद अगला पेज है गांधी इरविन पैक्ट। क्या नाम हो गया, अगला टॉपिक का नाम आ गया है गांधी इरविन पैक्ट। टॉपिक का नाम आ गया है, तो इसको आप लोग अच्छा से देखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गांधी इरविन पैक्ट मतलब गांधी जी और इरविन के बीच में एक समझौता पैक्ट हुआ था। तो उसके बारे में चलिए हम लोग अब पढ़ते हैं। तो सवर्ण अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता में ने अंग्रेजी सरकार को समझौता करने के लिए बाध्य कर दिया। मतलब सवर्ण अवज्ञा आंदोलन क्या हुआ, जब शुरू हुआ था तो अंग्रेजी सरकार को बाध्य कर दिया, नहीं आप गांधी जी से एक पैक्ट कीजिए, मुलाकात कीजिए। सरकार को गांधी के साथ समझौता वार्ता करनी पड़ी, जिसमें गांधी इरविन पैक्ट, इसी को क्या कहा जाता है, गांधी इरविन पैक्ट के नाम से जाना जाता है। इसे दिल्ली समझौता, इसको याद रखिएगा कि गांधी इरविन पैक्ट को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। मतलब गांधी इरविन पैक्ट का दूसरा नाम क्या है, दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। अब यह कब हुआ था, तो नाम से जाना जाता है जो 5 मार्च 1931, 5 मार्च, इस डेट को जरूर आप लोग याद रखिएगा कि 5 मार्च 1931 31 को गांधी जी एवं लॉर्ड इरविन के बीच संपन्न हुई। तो याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछे जाए कि गांधी इरविन पैक्ट या दिल्ली समझौता कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931 में हुआ था। 5 मार्च 1931 में किसके बीच में, गांधी और इरविन के बीच में। इसके तहत गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया। मतलब जब हुआ था तो गांधी जी आंदोलन को क्या स्थगित कर दिए, तथा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने हेतु सहमत हो गए। यही समझौता हुआ था कि गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन चला था। ठीक है, अंग्रेज के द्वारा चलाया उसमें सम्मेलन, क्योंकि उसमें उस समय 3 सम्मेलन होता है। तो इस सम्मेलन में, पहला सम्मेलन में कोई भी भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, मतलब कांग्रेस के कोई भी प्रवक्ता या नेता कोई भी भाग नहीं, लेकिन द्वितीय सम्मेलन में इसी समझौते के कारण द्वितीय समझौते के कारण, गांधी और यूनियन पैक्ट समझौते के कारण द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी कांग्रेस की तरफ से अब भाग लेते हैं। ठीक है, गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, परंतु वहां किसी भी मुद्दे पर सहमति नहीं बन सकी। मतलब वह गोलमेज सम्मेलन हुआ, गांधी जी गए, लेकिन कोई भी बात में गांधी जी की सहमति नहीं बनी। अतः वे निराश वापस लौट गए। और दूसरी और ब्रिटिश सरकार ने दमन का सिलसिला तेज कर दिया,
तो तब गांधी जी ने दोबारा फिर से देखिए सवर्ण आंदोलन मतलब गांधी रिबन पैक्ट हुआ था, दिल्ली समझौता हुआ था, सवर्ण आंदोलन को टाल दिया गया, स्थगित कर दिया गया। लेकिन जैसे ही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से गांधी जी वापस लौटते हैं तो यहाँ बस क्या बोला गया है, तब गांधी जी दोबारा सवर्ण आंदोलन को प्रारंभ किया। ठीक है, परंतु इसमें पहले जैसा धार एवं उत्साह नहीं था, जो शुरू में उत्साह था वह उत्साह नहीं था, जिससे 1934 में आंदोलन पूरी तरह से वापस ले लिया गया। तो सवर्ण अवज्ञा आंदोलन के बारे में याद रखिएगा, कब वापस ले लिया गया, 1934 में कंप्लीट पूरी तरीका से वापस ले लिया गया। तो यही था गांधी इरविन पैक्ट। तो इस पॉइंट को याद रखिए, गांधी इरविन पैक्ट मतलब गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था, इसको गांधी इरविन पैक्ट कहा जाता है, इसको दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। 5 मार्च 1931 को यह समझौता हुआ था और गांधी जी इसी समझौते में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हो जाते हैं और उसके बाद वहाँ कोई बात नहीं बनती, गांधी जी निराशा वापस लौट जाते हैं, जिससे 1934 में फिर से मतलब सवर्ण अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है और उसके बाद फाइनली कंप्लीट 1934 में यह आंदोलन भी वापस ले लिया जाता है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो सवर्ण अवज्ञा आंदोलन का परिणाम क्या था, हो सकता है सब्जेक्टिव में पूछ ले कि सवर्ण अवज्ञा आंदोलन का परिणाम क्या क्या था। तो चलिए हम उन लोग को उसको देख लेते हैं और मतलब संख्या वाइज आप लोग उतार लीजिएगा। इस आंदोलन में राष्ट्रीय आंदोलन को सामाजिक आधार का विस्तार किया, मतलब राष्ट्रीय आंदोलन को सामाजिक आधार मिला। इस विस्तृत सामाजिक आधार को महिलाओं की भागीदारी, मजदूर वर्ग की भागीदारी, शहरी एवं ग्रामीण ये सब भाग लिए थे इस आंदोलन में। उसके बाद क्षेत्र के निर्धन अशिक्षित लोगों ने भागीदारी का अंतर्गत देखा जा सकता था, दिखाए थे ना, दिल्ली में या फिर पटना में या फिर आप गुजरात में ले लीजिए, पश्चिम बंगाल में ले लीजिए, इस सब जगह ये आंदोलन शुरू हो गया था। इस आंदोलन ने समाज के विभिन्न वर्गों का राजनीतिकरण किया, समाज को के नए वर्गों में अंग्रेजी विरोधी भावनाएं व्याप्त हुई। आंदोलन में अब तीसरा पॉइंट यह है कि आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी विशेष महत्व रखता है, बिल्कुल सही। पहली बार राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत महिलाओं को प्रभावी भूमिका में देखा गया। इस आंदोलन में महिलाओं की भूमिका का दूसरा पहलू है महिलाओं का सार्वजनिक जीवन में प्रवेश। ठीक है, तो इस सब पॉइंट को आप लोग उतार लीजिएगा, याद रखिएगा। उसके बाद इस आंदोलन के मतलब सवर्ण अवज्ञा आंदोलन के बारे में पूछे क्या परिणाम निकला, तो यही सब इसका क्या है, परिणाम है। इस आंदोलन के अंतर्गत आर्थिक बहिष्कार ने ब्रिटिश आर्थिक हितों के प्रभावित किया, मतलब ब्रिटिश का जो आर्थिक मतलब आप लोग बहिष्कार किए थे ना, आर्थिक, कपड़ा का, वस्त्र का, हर चीज़ का, शराब की दुकान बंद करवा दिया गया। उसके आगे महिला लोग बैठ गई थी, तो ये सब का जब आप लोग बहिष्कार कीजिएगा तो ब्रिटिश के आर्थिक पर तो कुछ न कुछ प्रभाव पड़ेगा, वही बात है। तो भारत में ब्रिटिश वस्तुओं का आयात में गिरावट हुई, वस्त्र में आयात में क्या हुआ, गिरावट आया। इसने अन्य वस्तुओं को आयात को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। इस आंदोलन के दौरान संगठन के नए तरीकों का इस्तेमाल हुआ जो कि पूर्व आंदोलन में नहीं था। इस आंदोलन के दौरान वानर सेना एवं मंजरी सेना संगठन को एक नया रूप प्रदान किया गया। इस समय प्रभात फेरी का आयोजन भी संगठनात्मक तरीकों के अंतर्गत विशेष महत्व रखता है। पत्र पत्रिकाओं का इस्तेमाल भी लोगों को संगठित करने का एक नया तरीका था। तो ये सब पांचों पॉइंट आप लोग जरूर उतार लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर से पॉइंट नंबर 6 पढ़ते हैं। तो 6 में जो दिया हुआ है किसके बारे में दिया हुआ है, 6 मतलब जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे इसके बारे में क्या बोलते हैं, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन के परिणाम के बारे में बोलते हैं। छठा पॉइंट बोल रहा है कि सवर्ण अवज्ञा आंदोलन ने श्रमिक एवं कृषक आंदोलन को भी प्रभावित किया। ठीक है, मतलब कृषि आंदोलन को भी, कृषक आंदोलन, श्रमिक आंदोलन को भी जो है सवर्ण अवज्ञा आंदोलन प्रभावित करता है। इस आंदोलन का एक मुख्य परिणाम ब्रिटिश सरकार द्वारा 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया जाना था। तो उसके बाद जो है इसका परिणाम ये भी था कि सवर्ण अवज्ञा आंदोलन के खत्म होने के बाद 1935 में जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा 1935 भारत का शासन अधिनियम पारित किया गया। मतलब भारत का शासन अधिनियम कब पारित हुआ, 1935 में। ठीक है,
उसके बाद है, पहली बार ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस को समानता के आधार पर बातचीत की, और उसके बाद पहली बार ऐसा हुआ कि समानता के आधार पर एकदम समानता मानकर ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के साथ क्या बातचीत की। इस तरह प्रथम विश्व युद्ध 1914 के बाद राष्ट्रीय आंदोलन की गति तेज हुई। और राष्ट्रीय आंदोलन की गति कब? 1914 जो प्रथम युद्ध हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसके बाद शुरू हुआ। और अंग्रेज के शोषणपूर्ण नीति के खिलाफ असहयोग आंदोलन एवं सामान्य अवज्ञा आंदोलन हुए। इस आंदोलन ने भारत में किसान और मजदूर आंदोलन को एक नया आयाम दिया। अंग्रेजों द्वारा शोषणकारी नीति अपनाए जाने के कारण भारतीय कृषक वर्ग में भी असंतोष की भावना व्याप्त थी। फलस्वरूप इनका विरोध एक आंदोलन का रूप लेने लगा और अंग्रेज चलकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक सहयोग अंग बन गया। ठीक है, यही सब क्या था? परिणाम था। तो 8 परिणाम था, 8 परिणाम को आप लोग लिखिएगा और कोशिश कीजिएगा अपने बात भाषा में आप समझकर इसको याद रखने का। ठीक है, अब चलिए अगला टॉपिक का नाम है किसान आंदोलन। अगला टॉपिक का नाम क्या आ जाएगा? किसान आंदोलन। अब आएगा आप लोग का चंपारण आंदोलन जो हुआ था, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में भारतीय अर्थव्यवस्था बार बार पड़ने वाले अकाल से त्रस्त थे। ठीक है, तो इसको याद रखें। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में बोला जा रहा है भारतीय में। तो आगे चलते हैं, आगे पेज में पूरा कंप्लीट पता चल जाएगा क्या था। भूख से लाखों कृषक तथा अन्य कमजोर वर्ग के लोगों की मृत्यु हो रही थी। अकाल पड़ रहा था, तो कमजोर लोग, किसान लोग, जो लोग थे, उन लोगों की क्या हो रही थी? मृत्यु हो रही थी। 1876 से 78, 1896 से 97 तथा 1899 से 900 के भीषण दुर्भिक्षों से यह स्पष्ट होना है कि उत्पीड़क भूमि का कर नीति का क्या फल होता है। भारत के भिन्न भिन्न जगहों पर इसके खिलाफ किसान ने आंदोलन किए, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजी भू राजस्व नीतियों में परिवर्तन और भिन्न टेनेंसी एक्ट पारित किए गए, परंतु ये पर्याप्त नहीं थे। कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में के बाद प्रारंभिक 20 वर्ष तक कृषि समस्याओं को लेकर कई विशेष कार्य नहीं हो पाया था। तो याद रखिएगा, कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में हुआ था। ठीक है, इस पहले भी हम बताएं, अभी भी बता देते हैं, क्योंकि एक स्थापना पूछा जाता। हालांकि कांग्रेस ने अपने हर अधिवेशन में इन विषयों पर ध्यान देने का प्रयास करते थे। महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीतिक पदार्पण के साथ ही किसान आंदोलन की एक नई दिशा मिली। भारत के विभिन्न जगहों पर हुए प्रमुख किसान आंदोलन, जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन का पथ प्रदर्शन किया, और इस प्रकार थे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि इसी के बारे में पढ़ेंगे, किसान के लिए जो आंदोलन किया गया था, उस किसान आंदोलन के बारे में अब हमारा अगला टॉपिक हो जाएगा। तो ठीक है, पहला आंदोलन की हम लोग बात करेंगे चंपारण आंदोलन। कौन सा? चंपारण आंदोलन। तो चंपारण आंदोलन कब हुआ था? 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इसका नेतृत्व भी गांधी जी के अंदर ही हुआ था। ठीक है, गांधी जी ही चंपारण आंदोलन करवा रहे थे। बंगाल तथा बिहार के, और ये सबसे अच्छी बात है कि चंपारण आंदोलन बंगाल तथा बिहार में हुआ था। बिहार में हुआ था, चंपारण में। ठीक है, कि नील उत्पादक किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। मतलब बंगाल और बिहार में नील की खेती जो होती थी, उसके उत्पाद में बहुत ही क्या दयनीय हाल था। विशेषकर बिहार में नीले गोरों द्वारा तक 3 कठिया व्यवस्था प्रचलित की गई थी। मतलब अंग्रेज के द्वारा 3 कठिया प्रथा प्रचलित की गई थी, चलाया गया था। इसमें किसानों को अपनी भूमि के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करनी होती थी। मतलब आपको अगर मतलब कितना जमीन है छोड़िए, 20 हिस्सा में से 3 हिस्सा पर क्या नील की खेती करनी होती थी। यह सामान्यतः सबसे उपजाऊ भूमि होती थी, लेकिन किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे। देखिए, बोला कि 20 हिस्सा में से 3 हिस्सा आपको नील की खेती करना पड़ेगा, किसान लोग को बोला गया। लेकिन किसान लोग जो है कि यह नील की खेती नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इससे भूमि की उर्वरता कम हो जाती है। मतलब जिस भूमि पर नील की खेती होता है, उसकी उर्वरता क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। मतलब ये सोचिए, बंजर बन जाता है। एक बार कीजिए, दोबारा कीजिए, तीसरा बार कीजिए, बंजर बन जाएगा जमीन। ठीक है, यद्यपि 1908 ईस्वी में
तीन कठिया व्यवस्था में कुछ सुधार लाने की कोशिश की गई थी, परंतु इससे किसानों की गिरती हुई हालत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। बागान मालिक किसानों को अपनी उपज एक निश्चित धनराशि पर केवल उन्हें ही बेचने के लिए बाध्य करते थे और यह राशि बहुत कम होती थी। इस समय जर्मनी के वैज्ञानिक ने कृत्रिम नील रंग का उत्पादन करना शुरू कर दिया। अब नील रंग का उत्पादन कर जगह जर्मनी में उसी समय क्या हुआ, अचानक वैज्ञानिक लोग कृत्रिम मतलब वैज्ञानिक लोग के द्वारा से बनाया गया नील रंग का उत्पादन क्या हुआ, शुरू हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के बाजारों में भारतीय नील की मांग गिर गई। अब जैसे ही वैज्ञानिक के द्वारा नील का रंग उत्पाद हो गया जर्मनी में, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा कि भारतीय जो नील उगाते थे उसका नील का मांग क्या हो गया, भारतीय वाले नील के रंग का मांग कम हो गया। चंपारण के अधिकांश बागान मालिक यह महसूस करने लगे कि नील के व्यापार में अब उन्हें अधिक मुनाफा नहीं होगा। बिल्कुल सही बात है, मांग अगर कम हो जाएगा तो मुनाफा तो होगा नहीं, इसलिए मुनाफे को बनाए रखने के लिए उन्होंने अपने घाटे को किसानों पर लादना शुरू कर दिया। अब किसानों पर जो उन लोग को महसूस हुआ कि अब हम लोग घाटे में जाएंगे, तो किसान पर लाद दिया चीज को। इसके लिए जो रास्ते उन्होंने अपनाए, इसमें से किसानों से यह कहा गया कि यदि वे उन्हें एक बड़ा मुआवजा दे दे तो किसानों को नील की खेती की से मुक्त मिल सकती है। मतलब बोला गया किसान को अगर वह बड़ा मुआवजा हमको दे दे तो उस किसान को हम नील की खेती से क्या कर देंगे, मुक्त कर देंगे। इसके अतिरिक्त उन्होंने लगान में अत्यधिक वृद्धि कर दी, और लगान में क्या कर दिया, और अधिक क्या कर दिया, वो वृद्धि कर दिया। नीलहो के इस अत्याचार से चंपारण किसान त्रस्त थे। मतलब नीलहो के अत्याचार से ये जो किसान लोग थे परेशान हो गए थे। इस समय 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन, याद रखिएगा कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता 1916 में। किसका, कांग्रेस का, कहाँ होता, लखनऊ में होता अधिवेशन। चंपारण के ही एक किसान राजकुमार शुक्ल ने, अब वहाँ क्या होता है कि इसी जो आंदोलन होता रहता है, इस आंदोलन में लखनऊ जाते हैं क्या, फिर चंपारण के किसान का नाम है राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल जाते हैं, ने सबका ध्यान नेक्स्ट पेज पर हम पढ़ते, लेकिन थोड़ा सा हम बता देते हैं आप लोगों को कि इसमें क्या होता है कि अब ये जो हो 1916 में कांग्रेस लखनऊ में अधिवेशन होता, वही उसमें जो है ना कांग्रेस के अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल भी जाते हैं, ठीक है, लखनऊ अधिवेशन में। तो वही इनको मुलाकात होती है गांधी जी से। किससे मुलाकात होती है, गांधी जी से, ठीक है। तो आगे की चर्चा हम लोग आगे वाले पृष्ठ में करेंगे, आप लोग को समझ में आ जाएगा। चलिए, समस्या के और उत्कृष्ट कराया तथा महात्मा गांधी ने चंपारण आने का अनुरोध किया। तब महात्मा गांधी बोले कि ठीक है, चंपारण आने का अनुरोध किया। जब गांधी जी मोतिहारी मतलब चंपारण जिला का कार्यालय पहुंचे तो उनकी उपस्थिति को जन शांति के लिए एक खतरा समझा गया। सरकार द्वारा उन्हें चंपारण छोड़ने का आदेश दिया गया, परंतु गांधी जी ने वहां की जनता के प्रति अपने दायित्व को समझते हुए इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, इस समस्या को गांधी जी के सामने रखते हैं राजकुमार शुक्ल। 1916 में अधिवेशन हुआ था लखनऊ में, तो तब गांधी जी अनुरोध करते कि ठीक है हम आएंगे, मतलब गांधी जी तैयार होते आने के लिए। तो मोतिहारी के पास जब आते हैं तो गांधी जी के सरकार के द्वारा उन्हें चंपारण छोड़ने का आदेश दिया गया, परंतु इसका क्या कर दिया गांधी जी, इनकार कर देते, नहीं हम नहीं जाएंगे। तत्काल ही उन्हें गिरफ्तार कर उन पर जिला न्यायालय की मुकदमा चला गया। और गांधी जी को क्या इनकार किया, गांधी जी सरकार की बात को, तो गांधी जी को क्या कर दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, उस पर मुकदमा चलाया गया। परंतु बिहार सरकार ने कमिश्नर और जिला न्यायालय को यह आदेश दिया कि इस मुकदमे को वापस ले लिया जाए। फिर बाद में बिहार सरकार ने कमिश्नर और जिला न्यायालय को यह आदेश दिया कि इस जो आरोप लगाया जा रहा है गांधी जी पर, इसको क्या कर लिया जाए, वापस ले लिया, इस मुकदमे को वापस ले लिया। इसके साथ साथ गांधी जी को भी किसी प्रकार के आंदोलन करने से निषेध किया गया, परंतु उन्हें किसान को के कष्टों के बारे में जानकारी हासिल करने की पूर्णतः स्वतंत्रता भी दे दी गई। इस क्रम में गांधी जी ने पहली बार बिहार के किसानों की समस्या, विशेषकर चंपारण के किसान की समस्याओं को समझा।
तब उसके बाद किसान मतलब गांधी जी को छोड़ दिया जाता है। गांधी जी फिर भी चंपारण आते हैं और इसको इसके किसानों की समस्याओं को, चंपारण के किसानों की समस्याओं को समझते हैं। ठीक है, उसके बाद जो होता है शुरू, अब देखिए क्या होता है। तब उसके बाद गांधी जी के दबाव पर सरकार ने चंपारण एग्रियन कमेटी का गठन किया। तब उसके बाद गांधी जी के दबाव जब गांधी जी दबाव बनाते हैं, तब सरकार ने क्या चंपारण एग्रियन कमेटी का क्या किया, गठन किया। गांधी जी भी इस कमेटी के सदस्य थे और गांधी जी भी इस कमेटी के क्या बने थे, सदस्य बने थे। उसके बाद इस कमेटी ने यह सिफारिश दी कि 3 कठिया व्यवस्था समाप्त कर दी जाए और इसके साथ ही अन्य कर भी समाप्त कर दिए जाए। तब उसके बाद सिफारिश, तब यह कमेटी जो बना, यह कमेटी सिफारिश किया गया एक कमेटी के द्वारा कि 3 कठिया प्रणाली को क्या किया जाए, समाप्त कर दिया जाए और इस पर जो कर लगाया गया था, अभी जो हम बोले थे कर लगाया गया था, उसको भी क्या कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। जो किसानों को देने पड़ते थे, बढ़ाए गए लगान की दरों में कमी की जाए और जो वसूली अवैध रूप से किसानों से की जा चुकी है उसका 25% को लौटाया जाए और जो वसूल चुके थे, जितना किसान से जो पैसा वसूला गया था, उसका 25% किसानों को क्या कर दिया जाए, लौटा दिया जाए। कमेटी के इन सिफारिश को 1919 के चंपारण एग्रियन एक्ट के रूप में पारित किया गया। यद्यपि यह आंदोलन किसानों की समस्याओं से संबंधित था, परंतु गांधी जी के अधिकांश सहयोगी जो शिक्षित मध्य वर्ग से थे, जैसे राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, गोरख प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद और तथा धनराशि प्रसाद आदि ने चंपारण सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। मतलब ये नेता लोग भी सब जो है, कृपलानी थे, राजेंद्र प्रसाद थे, आचार्य थे, ये सब जो है इसमें चंपारण सत्याग्रह में ये सब भी बहुत मतलब इन लोगों का भी महत्वपूर्ण भूमिका रहा। ठीक है, स्थानीय महाजनों और गांव के मुखिया ने भी गांधी जी को सहयोग दिए, क्योंकि गांधी जी ने इस आंदोलन में अपना सिद्धांतों तय सत्य और अहिंसा के आधार बनाया और इसलिए यह चंपारण सत्याग्रह भी कहा गया और इसलिए इसे क्या, चंपारण सत्याग्रह भी कहा गया। तो याद रखिएगा इस चीज को, 3 कठिया प्रणाली करे तो गांधी जी ने किया, गांधी जी के द्वारा किया गया था। और उसके बाद राजकुमार शुक्ल, क्या नाम है उसका, राजकुमार शुक्ल जो है लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी को आमंत्रित करते हैं। 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है, लखनऊ अधिवेशन का 1916 में होता है और किसान का नाम क्या था, राजकुमार शुक्ल। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंपारण आंदोलन में किसान को मतलब गांधी जी को किसने नेतृत्व किया था आने के लिए चंपारण, तो राजकुमार शुक्ल, उसका नाम क्या था, राजकुमार शुक्ल था। उसका राजकुमार जब चंपारण आते गांधी जी, तो आप जानवे करते गांधी जी को गिरफ्तार कर ले जाए, उस पर क्या मुकदमा चला जाता है। मुकदमा चलने के बाद फिर गांधी जी रिहा करते, तो किसानों के बात को समझते और गांधी जी के दबाव पर सरकार ने चंपारण, क्या है, चंपारण एग्रियन कमेटी का गठन किया और यह कमेटी के द्वारा बोला गया कि 3 कठिया प्रणाली को खत्म किया जाए और इस पर जो अन्य कर भी लगाए थे वो भी समाप्त कर दिया जाए। जो कर लोगों का बढ़ा था वह कर भी समाप्त कर दिया जाए और जो कर इन लोग से वसूला गया था उसका 25% जो है ना, किसानों को लौटा दिया जाता है। इसमें बहुत भूमिका होता है कि इसका गांधी जी का, और उसके साथ साथ और भी नेता थे जैसे राजेंद्र प्रसाद थे, आचार्य कृपलानी, ये सब थे। ये सब भी इन लोग का भी महत्वपूर्ण होता है, भूमिका होता है इस चंपारण सत्याग्रह में। ठीक है, तो चलिए अब जो हम लोग का चंपारण सत्याग्रह भी अब कंप्लीट हो गया। तो याद रखिएगा आप लोग, 1917 में होता है शुरू चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद आके बात करते हैं हम लोग खेड़ा आंदोलन। कौन सा आंदोलन, खेड़ा आंदोलन। तो अगर कभी पूछ ले कि चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ था, तो 1917 में। कब हुआ था, 1917 में हुआ था। हम आप लोग को लिख देते हैं, ऐसा नहीं कि इसमें डेट नहीं आया है तो आप लोग कंफ्यूज आ जाइएगा। तो याद रखिएगा 1900 कितना में, 1917 में चंपारण आंदोलन शुरू होता है, क्योंकि 16 में तो जाके दावत देते हैं, तो 17 में गांधी जी आते हैं। ठीक है, उसके बाद चलिए आगे आगे बात करते हैं खेड़ा आंदोलन। अब खेड़ा आंदोलन के बारे में चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो खेड़ा आंदोलन क्या होता है उसके बारे में। देश के अन्य भागों में भी किसानों के आंदोलन हुए। गुजरात के खेड़ा, अभी गुजरात मतलब ये आंदोलन, खेड़ा आंदोलन कहाँ हुआ था, गुजरात में। कहाँ हुआ था, गुजरात में हुआ था। यार गुजरात के खेड़ा जिले में गांधी जी ने लगान की माफी के लिए किसानों की मांग का समर्थन किया, क्योंकि सन 1917 में अधिक
बारिश के कारण खरीफ की फसल को व्यापक क्षति हुई थी। मतलब 1917 में क्या हुआ था, बारिश कारण जो है ना खरीफ फसल जो फसल थी उसका क्या हुआ था, बर्बाद हो गया था, क्षति हो गया था। इसलिए ये यहाँ जो गुजरात में इसीलिए आंदोलन स्टार्ट हुआ था। उसका आंदोलन का नाम क्या है, खेड़ा आंदोलन। क्या नाम है, खेड़ा आंदोलन है। उसका लगान कानून के अंतर्गत ऐसी स्थिति में लगान माफी का प्रावधान नहीं था, और कानून के अंदर जो था यह लगान माफी करने का कोई भी प्रावधान नहीं था। सरकार ने इस आधार पर यह मांग अस्वीकार कर दी कि किसानों को लगान नहीं देने के लिए बाहर के लोग भड़क रहे थे। सरकार का यह आरोप निराधार था। यह आरोप क्या था, निराधार था, आरोप था। उसके बाद क्या हुआ कि 22 जून 1918 को यहाँ गांधी जी ने सत्याग्रह का आह्वान कर दिया। जब माफ नहीं कर रहे थे, अब गांधी जी के पास कोई उपाय नहीं था, तो 22 जून 1918 को खेड़ा आंदोलन स्टार्ट हो गया था, जो वस्तुतः एक महीने के तक जारी रहा, 1 महीना तक जारी रहा। इस बीच रबी की अच्छी फसल होने और सरकार द्वारा भी दमनकारी उपाय समाप्त करने से स्थिति काफी बदली, और गांधी जी ने सत्याग्रह समाप्त करने की घोषणा कर दिया। और उसके बाद गांधी जी क्या करते, सत्याग्रह समाप्त कर देते। इस सत्याग्रह के द्वारा गुजरात के ग्रामीण क्षेत्र में भी किसानों में अंग्रेज की शोषण मूलक कानून का विरोध करने का साहस जगा। तब यही आंदोलन में किसान लोग का भी शासन विरोध करने का, क्या उन लोग का शोषण कि अब हम लोग भी किसी चीज के लिए क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। ठीक है, तो या बस इससे याद रखना ज्यादा से ज्यादा कि खेड़ा आंदोलन कब 1918 में हुआ था, किसके नेतृत्व में, गांधी जी के नेतृत्व में। कहाँ, तो गुजरात में। कहाँ हुआ था, तो गुजरात में हुआ था। तो दोस्तों इस पार्ट में बस इतना ही रहेगा, अगला पार्ट भी आएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर का इस बार जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, पार्ट 3 जो आएगा, तो पार्ट 3 में ये चैप्टर कंप्लीट कर दिया जाएगा। पार्ट 2 में यहीं तक रहेगा। इंशाल्लाह पार्ट 3 भी बहुत जल्दी आप लोग के बीच दे दिया जाएगा। आप लोग जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जब भी वीडियो देखा कीजिए तो बुक को सामने रख के देखिएगा तो ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, और नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।